हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग लास्ट वाले क्लास में स्टील का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, जो कितने टाइप्स के मेंबर्स हो सकते हैं, सेक्शंस कैसे कैसे आईएस कोड में हम लोगों को स्टील टेबल में पता है, ये सारी चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस कर लिए। ये आज हम लोगों का थर्ड लेक्चर होगा जो हम आपको ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट समझा रहे हैं, इसलिए क्योंकि आपका यूनिट बताया था आपको स्टार्टिंग में ही कि आपका वो टेंशन मेंबर से डायरेक्टली स्टार्ट है, और टेंशन मेंबर से डायरेक्टली स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ आइडिया देना ज़रूरी है। अब आज जो हम लोग आइडिया डिस्कस करेंगे वो होगा कनेक्शन के बारे में। अब अगर ये आज के पूरे 1 घंटे के लेक्चर में कंप्लीट हो गया तो फिर ठीक है, आज हम लोगों का इंट्रोडक्शन वाला ये पार्ट खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वाले क्लास से कल से हम लोग आपके एग्जैक्ट यूनिट पे आ जाएंगे, जो आपका सिलेबस है यूनिट नंबर 1 पे आ जाएंगे। इनकेस अगर ये आज बोल्टेड कनेक्शन और वेल्डेड कनेक्शन दोनों पूरा नहीं हो पाता है तो फिर कल आपका वेल्डेड कनेक्शन के बाद आपका वो जितना इन्फॉर्मेशन जनरल जो आपके न्यूमेरिकल्स में कहीं पे काम आ सकता है, टेंशन मेंबर में, कंप्रेशन मेंबर में, वो सारा इन्हीं के अंदर में कहीं ना कहीं पे लाई करता है। तो पूरा स्टोरी एक बार सुन लीजिएगा, तो आपको एक बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरी नहीं कि आपको फॉर्मूला रटा हुआ होना चाहिए, एक दो न्यूमेरिकल में आ सकता है वैसा, तो उसके लिए हम आपको जब न्यूमेरिकल कराने लगेंगे टेंशन मेंबर का, तो वहाँ पे आपको याद करा करके, नोट करा करके, पीछे के इस नोट का रेफरेंस दे देंगे कि आपको ये फॉर्मूला कहाँ पे लिखा हुआ है, आपको याद क्या करना है। ठीक है, ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर एग्ज़ाम में हो सकता है आपसे फॉर्मूला रट करके आप एग्ज़ाम में लिख लें और एग्ज़ाम आपका न्यूमेरिकल करेक्ट हो जाए, लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा सा भी इधर उधर कुछ आता है या कुछ कॉन्सेप्ट की कहीं पे ज़रूरत पड़ जाती है, तो वो कॉन्सेप्ट हो आपके पास, इसलिए हम ये 3-4 घंटे जो एक्स्ट्रा लगा रहे हैं ये इसी वजह से लगा रहे हैं। क्योंकि स्टील समझना इसी वजह से मुश्किल भी होता है, जो अक्सर स्टूडेंट्स को स्टील नहीं समझ में आता है उसके पीछे रीज़न ही ये स्टोरी होता है। इसलिए हम इतना ये स्टोरी के ऊपर 3-4 घंटे का मेहनत कर रहे हैं, जो आपके सिलेबस से थोड़ा बियॉन्ड है। ठीक है, अब आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, कनेक्शन के बारे में। हम आपको लास्ट वाले क्लास में बता दिए थे कि कितने टाइप के आपके सेक्शंस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये आई सेक्शन है, तो ये आपका इस तरह से एक आई सेक्शन होता है। अब इसमें हम आपको बताए थे कि जो जनरल हम लोग कैलकुलेशंस में अपने न्यूमेरिकल्स में जो आई लेते हैं वो हम लोग बिल्कुल रेक्टेंगुलर टाइप का लेते हैं। ये क्या होता है, ये थोड़ा सा इस तरह से स्लोप्ड रहता है, तो इसलिए इसका हम लोग कैलकुलेशन जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है हर बार करना। तो इसके लिए भी फिर दूसरा उपाय रहता है। दूसरा उपाय क्या है कि आपको स्टील टेबल, एक IS 808 का एक पार्ट है, उस स्टील टेबल में आपको ये सारे वैल्यूज़ जो जो आपको कैलकुलेट, जो आप नहीं कर पा रहे हैं, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, एरिया हो गया, रेडियस ऑफ जायरेशन हो गया, और आपका CG से कितना डिस्टेंस एक एज का होगा, दूसरे एज का होगा, ये सारे इन्फॉर्मेशन जो है ये सारे आपको किस में मिल जाते हैं, स्टील टेबल के अंदर में मिल जाते हैं। ठीक है, अब ये स्टील टेबल में आपको रॉ, इस वाले स्टील को हम लोग क्या कहते हैं, रॉल्ड स्टील कहते हैं। ये क्या किया गया है, स्टील को मेल्ट करके उसके बाद इसका एक ऐसा मोल्ड बना हुआ होगा फैक्ट्रीज में, उसमें मेल्टेड स्टील को क्या किया गया, पोर कर दिया गया। उसके बाद ये इसका आई वाला शेप ले लिया, सी वाले मोल्ड में डालेंगे तो सी वाला शेप ले लेगा। तो ये मोल्ड ही इस तरह से बना हुआ है और ये मेल्ट करके बनाया गया। ये बना बनाया कोई स्टील नहीं है, जो आप कहते हैं कि मार्केट में आपका रॉट आयरन हो गया, आपका कास्ट आयरन हो गया, उस तरह से कोई आपका बना बनाया, आप जो अर्थ से जो आप ऑब्टेन करते हैं क्वेरी से, वो वाला कोई स्टील नहीं है। ये इसको मेल्ट करके, स्टील की प्रॉपर्टीज़ है इसमें, इसको मेल्ट करके बनाया गया है, इसलिए इसका नाम हो गया रॉल्ड स्टील। तो रॉल स्टील को हम लोग पढ़ रहे हैं, तो रॉल स्टील के बारे में स्टील टेबल में हर तरह का स्टील, आई, सी, चैनल, फ्लैट, सबके बारे में इंफॉर्मेशन है। अब ये जितने तरह के सेक्शन हैं ये लास्ट क्लास में जानना क्यों ज़रूरी था, क्योंकि आगे जैसे जैसे आप बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको जो न्यूमेरिकल्स आपके आएंगे टेंशन में, कॉम्प्रेशन में, वहाँ बार बार क्वेश्चन में लिखेगा ए रॉल्ड स्टील आई सेक्शन, रॉल्ड स्टील सी सेक्शन, और फिर उसका डायग्राम नहीं भी गिवन हो सकता है क्वेश्चन में। तो वो डायग्राम कैसे समझ में आएगा कि रॉल्ड स्टील सी सेक्शन किसको बोलते हैं, इसी के लिए ये इतना हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ताकि आपका बेसिक प्रॉब्लम वहाँ ख़त्म हो जाए। फिर फॉर्मूला याद रखना है, उसको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, सिर्फ उतना सा रह जाएगा। ठीक है, कोई स्टील में ऐसा टर्म ना बचे क्वेश्चन में जो आपको समझ में नहीं आया, इसके लिए ये इतना सारा स्टोरी है। ठीक है, अब ये स्टील है मेरा, मान लीजिए। अब इस स्टील को हम, अगर इसको हम, ये तो मेरा हो गया, आप क्रॉस सेक्शन कह सकते हैं, इसको हम क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं। अगर हम इसको सामने से देखना चाहेंगे, तो अगर हम इस वाले फेस से देखना चाहेंगे इस स्टील को, तो ये स्टील कुछ ऐसा दिखेगा हमको। साइड वाला ये टॉप का फेस दिखेगा, फिर ये नीचे वाला फेस दिखेगा, फिर उसके बाद ये टोटल हमको ये वाला फेस दिखेगा नीचे यहाँ इस तरह से, और फिर ये नीचे वाला लाइन दिखेगा। हमको साइड व्यू से तो ये 4 लाइन ही दिखाई देंगे ना।
अगर हम इस तरफ से खड़े होकर इस आई सेक्शन को देखना चाह रहे हैं तो सामने से क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं काट करके, तब ये टोटल आई शेप का पता चल रहा है। साइड से ये कुछ ऐसा पता चलता है। इसको यहाँ पे हम लोग ऐसे डिसकंटिन्यूस लाइन लगा देते हैं इस तरह से, सॉरी मतलब ब्रेक लाइन लगा देते हैं कि ये अभी हम लोगों का आगे भी इस तरह से चल रहा है। अभी मेरे क्वेश्चन में सिर्फ हमको इतना रिक्वायर्ड है। ये हो गया मेरा क्रॉस सेक्शन, ये हो गया मेरा लॉन्गिट्यूडनल व्यू हो गया, या फिर आप इसको एलिवेशन कह सकते हैं, जो भी आप इसका नाम ले सकते हैं। अभी हम लोग क्योंकि आप ड्राइंग में इसको एलिवेशन पढ़े हुए हैं तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं कि ये आपका एलिवेशन वाला व्यू है और ये आपका क्रॉस सेक्शन वाला व्यू है। ये हो गया आपका क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब ये वाले स्टील को अगर हम ये वाला लाइन हटा दें अभी, अगर आप इसी वाले स्टील को आई सेक्शन को अगर आप किसी एक प्लेट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, मान लेते हैं वो प्लेट कुछ ऐसा है, कुछ इतना थिक आपका प्लेट है, तो इस प्लेट को इस आई सेक्शन के साथ कैसे जोड़ेंगे? ये आप ऐसा समझ लीजिए कि ये वाला जो आई सेक्शन है ये पूरा इस प्लेट में आकर के इस तरह से सामने से ये आई सेक्शन आकर के इस प्लेट पे एंड हो गया। तो आप इस प्लेट पे इस आई सेक्शन को कैसे जोड़ेंगे? तो आपको सबसे पहला जो आपका दिमाग में आएगा आइडिया, जो आप जनरल देखते हैं बाहर, कि इस तरह से आप देखेंगे कि वेल्डिंग किया हुआ रहता है। यहाँ वेल्ड कर दिए, यहाँ वेल्ड कर दिए। कई बार आपको ये दोनों नहीं दिखता है तो आपको दिखता है कि आप यहाँ वेल्ड कर दिए और यहाँ वेल्ड कर दिए। कई बार दोनों का कॉम्बिनेशन भी दिखता है कि यहाँ पे कुछ इतना दूर वेल्ड किया हुआ है, यहाँ पे कुछ इतना दूर वेल्ड किया हुआ है। तो इस तरह से अलग अलग कॉम्बिनेशन है। अब इसी को हम यहाँ बनाएंगे इस टॉप वाले को, तो ये मेरा कुछ यहाँ पे ऐसे बनेगा, यहाँ पे कुछ ऐसे आप वेल्ड करेंगे। बॉटम वाले को दिखाना चाहेंगे तो एलिवेशन में कुछ ऐसे आप यहाँ पे इसको वेल्ड करेंगे, और इस वाले को दिखाना चाहेंगे तो यहाँ पे आपका इस तरह से ऐसे कुछ आपका वेल्डिंग दिखाई देगा। तो ये क्या है कि इस वाले आई सेक्शन को हम किसी एक प्लेट का, जिसका थिकनेस हम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल 12 mm है, अब इस 12 mm के प्लेट में हम इसको ला करके कनेक्ट किए। अब डिपेंड करता है कि हम इसको कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। तो हम जब इसको कनेक्ट करना चाहते हैं, मतलब कैसे इन द सेंस कि हम इसको बिल्कुल क्रॉस सेक्शन को यहाँ पे लाके एंड कर दिए या फिर हम ओवरलैप करा दिए, तो वो तो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे कि कितने तरीके से जॉइंट जो है वो बन सकता है। आप वर्कशॉप में पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर में कि आपका बट जॉइंट बन सकता है, लैप जॉइंट बन सकता है, वो सारी चीज़ें कनेक्शन के अंदर आएंगी, ठीक है। उसके बाद जब आप जैसे लैप जॉइंट ही करना चाहते हैं तो लैप जॉइंट को जैसे वर्कशॉप में अगर आप जैसे आप लकड़ी के उस पर काम करते हैं तो आप क्या करते हैं कि लैपिंग रखते हैं, मतलब लैप करते हैं और उसके ऊपर आप उसको नेल से, कांटी से आप उसको फिक्स कर देते हैं। स्टील को कैसे कनेक्ट करेंगे? अगर हम उसी लैप जॉइंट को इमेजिन कीजिए कि एक आई सेक्शन को किसी एक प्लेट के ऊपर आप ला के रख दिए। अब रख दिए तो ये सेक्शन कुछ ऐसा बन जाएगा, ये वाला जो आई सेक्शन है इसी को हम दोबारा अगर हम दिखाना चाहें तो ये ऐसा हो जाएगा कि ये मेरा आई जा रहा है और एक ये मेरा प्लेट है और इस प्लेट के ऊपर मेरा ये आई सेक्शन जो है यहाँ आकर के इस तरह से हम इसको रख दिए। ये हम डबल लाइन बना देते हैं ताकि पता चल जाएगा कि ये मेरा आई सेक्शन है। अब इस प्लेट के इसको इसके ऊपर ओवरलैप कर दिए तो फिर इसको यहाँ पे इस तरह से वेल्ड करना पड़ेगा, यहाँ पे इस तरह से वेल्ड करना पड़ेगा, या नहीं तो फिर हमको बोल्ट की मदद से करना पड़ेगा। तो स्टील को हम डायरेक्टली, जैसे हम अपना वर्कशॉप में कांटी से जैसे आप इसको फिक्स कर दिए, स्टील को वैसे डायरेक्टली नहीं किया जा सकता है, फिक्स तो करना ही है। तो या तो आप सिंपल लैंग्वेज लेमैन्स टर्म में बात कीजिए तो या तो आप उसको चिपका के फिक्स कर सकते हैं या फिर आप उसको कांटी से ठोक करके किसी चीज़ से आप उसको फिक्स कर सकते हैं। स्टील स्ट्रक्चर में इसी चिपकाने वाले प्रोसेस को आप कन्वर्ट कर लीजिए अपने ब्रेन में कि ये वेल्डेड कनेक्शन कर सकते हैं। एक तरह से वेल्डिंग क्या है, आप चिपका देते हैं उसको, वेल्ड की हेल्प से चिपका देते हैं। और दूसरा कि जो आप कांटी लकड़ी वगैरह में यूज़ करते हैं उसी को आप स्टील स्ट्रक्चर में क्या कर सकते हैं, आप बोल्ट की मदद से कर सकते हैं। आप एक होल बना देंगे, क्योंकि अब डायरेक्टली आप इसमें यहाँ पे कांटी रख के ठोकेंगे तो स्टील में तो छेद हो नहीं जाएगा। फिर हो सकता है कि अगर आपका बहुत स्ट्रॉन्ग अगर आपका नेल है तो आपका स्टील में कुछ प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि स्टील में यहाँ पे पहले से ही ऐसे कुछ होल्स बना के रख लेते हैं। अब वो होल्स बनाने के बाद जब हम लोगों को जहाँ पे फिक्स करना है वहाँ पे हम इसके अंदर क्या करते हैं, बोल्ट या रिवेट को इंसर्ट करते हैं और दूसरी तरफ से उसको लॉक कर देते हैं। यही एक तरह का प्रोसेस है जो आप लकड़ी में करते हैं, कांटी वाला प्रोसेस, बस वही सेम चीज़ जो है वो आपका बोल्ट या रिवेट होता है, दोनों एक ही तरह का काम करता है।
बोल्ट बस क्या है कि टेम्प्रोरी आप उसको दोबारा खोल सकते हैं, दूसरे साइड से आप उसमें क्या करते हैं, वॉशर लगाते हैं, और वॉशर जैसे इस वाले में यहाँ देखिए ये आपका वॉशर लगा हुआ है नीचे में, ये वाला वाइट वाला जो आप देख रहे हैं, और यहाँ पे इस तरह से बोल्ट में आपका क्या होता है, थ्रेड बना हुआ रहता है जिसमें आप वॉशर को घुमाते हैं और बाद में आप जब चाहते हैं इसको खोल लेते हैं। रिवेट में क्या होता है कि ऐसा वॉशर वाला सिस्टम नहीं होता है, रिवेट ऊपर से इस तरह से रहेगा और नीचे से आपका इस तरह से भी इसी तरह से इसको लॉक कर दिया जाता है, इस तरह से। अब ये जब लॉक हो गया तो अब इसको खोलने का कोई सिस्टम नहीं है, अब या तो ये टूटेगा या आप मतलब टूट के ही आपका ये निकलेगा, या जब आपका स्ट्रक्चर का पूरा काम हो जाएगा तो आप इस पूरे के ज्वाइंट वगैरह को तोड़ देंगे, तभी आपका ये स्ट्रक्चर जो है वापस आप आई सेक्शन अगर निकालना चाहेंगे तभी निकलेगा। इसमें क्या है कि आप टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर बोल्ट कहीं पे बनाए, अपना काम किए, उसके बाद आप बोल्ट्स को खोलेंगे और वापस से आपका जो स्ट्रक्चर आप मेन में यूज़ किए थे बिल्डिंग में, आप उसको वापस से अपना कहीं और ले जाकर के यूज़ कर सकते हैं इस तरह का। तो इसका मतलब है कि टेम्प्रोरी में आप बोल्ट यूज़ कर लेते हैं, परमानेंट स्ट्रक्चर में आप रिवेट यूज़ कर लेते हैं। तो ये जो रिवेट और बोल्ट होता है ये दोनों क्या है, ये दोनों एक तरह से आपका कनेक्शन बनाने का एक इंस्ट्रूमेंट है कि आप कनेक्शन कैसे बनाएंगे, तो रिवेट और बोल्ट की मदद से। तो उसका जो थ्योरी आप पढ़ते हैं वो है रिवेटेड कनेक्शन और बोल्टेड कनेक्शन। जब चिपकाने वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया तो उसको हम लोग कन्वर्ट किए स्टील में, किसमें, वेल्डेड कनेक्शन में। तो वेल्डेड कनेक्शन को हम लोग स्टील में पढ़ते हैं वेल्डेड कनेक्शन के नाम से। तो आपको टोटल 3 तरीके का कनेक्शन समझ में आ गया। एक बोल्टेड कनेक्शन, ये आपको पढ़ना है। दूसरा रिवेटेड कनेक्शन, ये बोल्टेड कनेक्शन के बिल्कुल सिमिलर ही होता है, कुछ एक दो प्रॉपर्टीज सिर्फ अलग हो जाते हैं, अदरवाइज 90% रिवेटेड और बोल्टेड में एक ही कॉन्सेप्ट है, सब कुछ एक ही तरीके का है। लेकिन फिलहाल अभी आपको रिवेटेड को पढ़ना नहीं है आपके सिलेबस में, इसलिए इसके ऊपर अभी फोकस नहीं करेंगे। ये आएगा आपके पास 6 सेमेस्टर में, जब आप एसबीटी का अभी करंट वाला 6 सेमेस्टर का सिलेबस देखेंगे तो उसमें आपको ये रिवेटेड कनेक्शन आएगा। ठीक है, अभी फिलहाल आपको बोल्टेड कनेक्शन जानना है क्योंकि टेंशन में यूज़ होगा, और आपको वेल्डेड कनेक्शन जानना है। ठीक है, तो हम लोग 1 और 3 पे अपना फोकस रखेंगे, 2 को हम लोग अभी करेंगे नहीं, अगले सेमेस्टर में फर्स्ट यूनिट यही है रिवेटेड कनेक्शन, तो वहाँ पे इसको डिटेल से तो फिर एक्सप्लेन करना ही है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा कनेक्शन का एक ओवरऑल, हम आपको एक आइडिया बताए कि हम कनेक्शन किसको बोल रहे हैं, क्या होता है कनेक्शन। तो इसी तरह से जब आपका आरसीसी में कोई ऐसा ज्वाइंट बनाना हो तो इतना मेहनत नहीं करना पड़ता है। अगर यहाँ पे आपका ये बीम इधर से आ रहा है, यहाँ पे एक बीम इधर से आना है, अब मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर आपका एक कॉलम भी आ रहा है, तो आप यहाँ पे इस तरह से अगर आप एक कॉलम भी देना चाह रहे हैं तो आपको इस जॉइंट को बनाने के लिए कुछ मेहनत नहीं करना है, बस शटरिंग लगाना है और सारे में रेनफोर्समेंट लगाना है, आर पार रेनफोर्समेंट एक दूसरे के चला जाएगा ऊपर नीचे होकर के, अब पूरे को कंक्रीटिंग कर देंगे। जॉइंट का कोई वहाँ पे एक रहेगा ही नहीं कि जॉइंट अलग से बना है या फिर बीम अलग से बना है, कुछ नहीं, ये सारा एक साथ कंस्ट्रक्शन होता है, जिसको आप जानते हैं कि इसको हम लोग बोलते हैं मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन। मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन का मतलब ही होता है कि सारी चीज़ें एक साथ बन गई, कोई अलग अलग सेपरेट आप बता नहीं सकते हैं कि इस वाले पूरे कंक्रीट में से कॉलम वाला कौन सा है, बीम वाला कौन सा है, क्योंकि वो सब एक साथ बना है, कहीं पे एक लाइन भी आपको नहीं पता चलेगा। इसको बोलते हैं मोनोलिथिक। स्टील मोनोलिथिक नहीं हो सकता है, स्टील मोनोलिथिक तभी हो सकता है जब इसको मेल्ट कर दिया जाए, जैसे हम लोग रॉल्ड स्टील बनाए, तो रॉल्ड स्टील बनाने में आपका मोल्ड कुछ ऐसा करके बना हुआ था, उसमें जब आप पोर किए तो कहीं पे आपको ये फ्लेंज का अलग लाइन, वेब का अलग लाइन ऐसा नहीं पता चलेगा, ये पूरा मिलेगा आपको एक स्टील सेक्शन के जैसा। जैसे आप रेलवे का पटरी देख लीजिए, वो आपको बिल्कुल इस तरह का परफेक्ट शेप आपको दिखेगा, कहीं पे भी कोई अलग से आपको ऐसा कोई जॉइंट नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये इस तरह से रोल्ड करके बनाया गया है। अगर इसको जोड़ के बनाया गया होता है कि एक ऐसा प्लेट ले आए, उसमें एक ऐसा वाला वेल्डिंग कर दिए, फिर एक ऐसा वाला ला करके वेल्डिंग कर दिए, तो फिर वो आपका रोल्ड स्टील नहीं रह जाता, फिर ये आपका बिल्टअप सेक्शन हो जाता। कि बिल्टअप मतलब अब इसको बनाया गया है, इसी शेप का बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन अलग अलग मटेरियल्स को ला करके, अलग अलग प्लेट्स को ला करके आप जोड़ करके बनाए हैं। ठीक है, ये आपको अब बिल्टअप और रोल्ड में डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि बिल्टअप सेक्शन किसको बोलते हैं, रोल्ड सेक्शन किसको बोलते हैं। तो ये हो गया एक बात। अब बोल्ट और रिवेट कैसा होता है ये देख लीजिए। ये आपका बोल्टेड कनेक्शन, ये आपका मतलब सॉरी, ये आपका बोल्ट, ये आपका रिवेट। अब इसको लेकर के जो कनेक्शन बनाएंगे वो बोल्टेड कनेक्शन, इसको लेकर के जो कनेक्शन बनाएंगे वो रिवेटेड कनेक्शन। अब सारे नाम एक एक बार देख लीजिए, एक आइडिया हो जाएगा। ओवरऑल को बोलते हैं बोल्ट। ठीक है, जब भी बोल्टेड कनेक्शन की बात हो रही है मतलब ओवरऑल की बात हो रही है। इसमें ये वाला पोर्शन क्या हो गया मेरा, हेड, यहाँ लिखा हुआ है। ये वाला क्या है, शैंक, उसकी को बॉडी भी लिखते हैं। ये हो गया मेरा
शैंक वाला पोर्शन। ये हो गया मेरा थ्रेड वाला पोर्शन, जो इसमें ये थ्रेड्स बना हुआ है। ये जो आपका ये टाइट कर रहा है इसको हम लोग बोलते हैं नट। और ऊपर में कई बार इस तरह से आपका क्योंकि गैप आ जाता है, उस गैप को हटाने के लिए या एक बहुत टाइट कनेक्शन, एक अच्छा बॉन्डिंग बनाने के लिए हम लोग ऊपर यूज़ करते हैं वॉशर। ठीक है, तो बेसिकली जो आपका अभी इसमें इंपॉर्टेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ ये आपका बोल्ट इंपॉर्टेंट होता है। ये नट और वॉशर की बात कनेक्शन में नहीं की जाती है। वो ऑब्वियस माना जाता है कि जब कनेक्शन डिज़ाइन में ये डायमीटर अगर आपका फाइनल हो गया तो फिर बाकी ये सारी चीज़ें ऑब्वियस होती हैं कि साइड पे ये कितना लेंथ बाहर रहेगा, उसमें नट लगेगा तो नट का वो कितना आपका साइज़ होगा, कितना एक्स्ट्रा डायमीटर होगा, वो सब चीज़ें इररिलेवेंट है आपके लिए। ठीक है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इस बोल्ट का ये वाला जो मेरा डायमीटर है बस इसको फाइनल करना है। ये फाइनल हो गया तो इस कनेक्शन में आपका ये अगर टूटा तो आपका क्या टूटेगा, बोल्ट टूटेगा। तो बोल्ट टूटेगा तो बोल्ट का डायमीटर अगर आप सेव कर देंगे तो कनेक्शन एटलीस्ट बोल्ट की वजह से नहीं टूटेगा। अगर आप दो प्लेट को लाके एक प्लेट ऐसा और दूसरा प्लेट ऐसा को कनेक्ट कर रहे हैं तो आपका ये दो प्लेट टूटेगा या नहीं टूटेगा। अगर आपका बोल्ट ही टूट गया तो इस प्लेट के स्ट्रेंथ की तो बात ही नहीं हो पाएगी ना। तो आपको पहले एक तो ये देखना होगा ना कि जिस चीज़ से कनेक्ट करने पहले तो वो नहीं टूटे। जब वो नहीं टूटेगा फिर बात आएगी कि चलो बोल्ट अब नहीं टूट रहा है, बोल्ट का जितना डायमीटर रिक्वायर्ड था उतना दे दिए। अब इस प्लेट का स्ट्रेंथ चेक किया जाएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये प्लेट टूट जाए, क्योंकि सबसे वीक पॉइंट क्या होता है किसी भी स्ट्रक्चर में, जॉइंट होता है। अब जॉइंट को अगर आप सेफ बना दिए तो फिर आप बाकी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आइडियली जब पढ़ा जाता है तो ये कनेक्शन को पहले इसलिए पढ़ा जाता है कि जॉइंट के बारे में सारा स्टोरी आपको समझा दिया जाता है, और उसके बाद जब कनेक्शन समझ में आ जाता है, उसके न्यूमेरिकल्स आप कर लेते हैं, फिर आप जाते हैं इसी कनेक्शन को कहाँ लगाने, टेंशन मेंबर्स को जोड़ने के लिए जाते हैं। फिर आप जाते हैं कंप्रेशन मेंबर को जोड़ने के लिए। तो इन सब का जो बेस है वो ये कनेक्शन ही रह जाता है। ठीक है, अब ये हो गया मेरा रिवेट, है नहीं इंपॉर्टेंट, अभी बता देते थोड़ा सा। इस रिवेट में आप सोचेंगे कि इसमें किस तरह से कनेक्शन बनता है। ये एक प्लेट आपका लगना है, ये दूसरा प्लेट आपका लगना है। ठीक है, इस दो प्लेट को आपस में जोड़ना है। ये रिवेट का आपका क्या हो गया, हेड हो गया। इसको यहाँ पे इस तरह से ला करके यहाँ पे होल किया हुआ रहता है। यहाँ से आप इस रिवेट को इंसर्ट किए और ये रिवेट कुछ इस तरह से इतना बाहर निकला हुआ रह जाता है। ठीक है, ये जैसे मान लीजिए यहाँ तक आपका कनेक्शन आया, इतना सा आपका बाहर निकला हुआ रह गया। इसको इस साइड से क्या किया जाता है कि यहाँ पे एक हैमर रख करके इसको सपोर्ट लिया जाता है और इस साइड वाले पोर्शन को हैमर से मारा जाता है, ताकि ये वाला पोर्शन अपनी जगह फिक्स रहे और ये वाला जो है पोर्शन ये फ्लैट होकर के इस तरह से ये यहाँ पे ऐसे करके स्प्रेड कर जाएगा। और जब ये ऐसे करके स्प्रेड कर जाएगा तो फिर ये इस होल से बाहर नहीं आ सकता है, तो ये हम लोगों का लॉक हो जाता है। बेसिकली ये नट का काम क्या है, लॉक करना। लॉकिंग इसमें नट से किए, इसमें परमानेंट कर दिए। तो ये आपको कहाँ आएगा, परमानेंट स्ट्रक्चर्स में यूज़। ये आपको कहाँ यूज़ होगा, टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर्स में। आप चाहेंगे तो आप इस दोबारा से इस नट को ओपन करेंगे, आप ये प्लेट अलग ये प्लेट अलग कर सकते हैं कल को। ठीक है, तो ये है मेरा बोल्ट। अब इस बोल्ट में इंपॉर्टेंट क्या है मेरे पास, डायमीटर। डायमीटर अब मेरे पास कौन कौन सा है, एक तो मेरा ये शैंक पोर्शन है जो आप ये प्लेन वाला देख रहे हैं। ये इमेज लगाने का पर्पज यही था कि ये है मेरा वो प्लेन वाला पोर्शन, ये हो गया मेरा शैंक। अब ये मेरा थ्रेड वाला पोर्शन है। इसमें भी आप देखेंगे कि आउटर पोर्शन तो इसका यहाँ तक है, लेकिन इनर पोर्शन आप देखेंगे तो वो यहाँ तक है। इसका मतलब है कि इफेक्टिवली आपको कौन सा पोर्शन काम आ रहा है, ये इनर वाला काम आ रहा है। क्योंकि आउटर वाले तक की बात करेंगे तो वो आउटर वाला तो ऐसा जिगजैग है। तो इफेक्टिव अगर हम बोलेंगे कि आउटर में कितना है, तो आउटर में टोटल बोल्ट का तो सिर्फ ये कांटेक्ट हो रहा है ना, यहाँ तो सिर्फ टच हो रहा है। और इनर वाले में क्या है कि इसके अंदर आपका टोटल सॉलिड बोल्ट है, ये वाला पोर्शन सॉलिड है और फिर इसके बाहर यहाँ पे ऐसे करके थ्रेड बना हुआ है। तो कहने को अगर आप कोई 12 mm का या 16 mm का आप ले रहे हैं बोल्ट, तो ये अगर आपका 12 mm है तो ये वाला ऑब्वियसली अंदर वाला कुछ कम होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 10.5 हो सकता है, 11 हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है। ये जो जितना कम हुआ ये कभी एग्जैक्टली मेज़र करना पॉसिबल नहीं है। जब मेज़र करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए जो आपका शैंक का जो आपका एरिया होता है इस वाले पोर्शन का, इसको तो आप π/4 d² करके सर्कल के एरिया से निकाल सकते हैं। इस वाले पोर्शन को, इस जो थ्रेड वाला पोर्शन है उसको हम लोग बोल रहे हैं, अब नेट एरिया का नाम दे रहे हैं। क्योंकि थ्रेड वाला पोर्शन में क्या हुआ, कुछ पोर्शन कम हो गया, तो जो कम हुआ तो ग्रॉस में से कुछ माइनस हो गया, तो बच गया क्या हम लोगों का, नेट बच गया। तो ये हो गया हम लोगों का ग्रॉस एरिया, समझ लीजिए। इसको बोले शैंक एरिया, ASB, एरिया ऑफ शैंक इन बोल्ट।
अब हम लोगों को चाहिए नेट एरिया। तो नेट एरिया के लिए IS 800 हम लोगों को बताता है कि हम लोगों को 78% जो है वो ले लेना है इस वाले एरिया का। तो ये है π/4d², ये है 0.78 इंटू π/4d², मतलब 78% जो है वो आप इसका इस वाले का ले लिए। कहाँ से आया ये फॉर्मूला? IS 800 से आया। ठीक है, बोल्टेड कनेक्शन की बात कर रहे हैं तो ये 800 2007 में से आया। ठीक है, रिवेटेड कनेक्शन की बात करते थे तो वो हम लोगों का IS 800 1984 में आता है। तो ये वाले के बारे में पढ़ेंगे 6 सेम में। अभी ना इस वाले कोड के बारे में जानना है, ना इस वाले प्रोसेस के बारे में जानना है। अभी हम लोगों को इस वाले में जानना है, ये हम लोगों का भी करंट में चल रहा है। ठीक है, तो अब उम्मीद करते हैं कि आपको इस बोल्ट में ये दो एरिया क्या है ये समझ में आ गया होगा कि ये शैंक वाला एरिया है, ये थ्रेड वाला एरिया है। थ्रेड वाला एरिया थोड़ा कम होता है। अब इसमें आपको एक चीज़ और समझ में आ रहा होगा कि अगर मेरा ये कनेक्शन जो है अगर यहाँ से क्रॉस करता है तो ये शैंक वाले एरिया को एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये सारा लोड बियर करेगा। अगर ये जो मेरा दो प्लेट का कनेक्शन है अगर ये मेरा यहाँ से क्रॉस करता है तो ये थ्रेड वाला एरिया होगा जो सारा लोड बियर करेगा। कोई भी एक जो आपका बोल्ट होगा ये टूटेगा कब? जब एक फोर्स है आपका, ये एक प्लेट है आपका और ये दूसरा प्लेट है, तो ऑब्वियसली इसका एक्सियल फोर्स इसको इधर खींच रहा है, इसका एक्सियल फोर्स इसको इधर खींच रहा है। तो इस वाले पोर्शन में क्या हो रहा है, ये इसको इधर ले जा रहा है, ये इसको इधर ले जा रहा है, तो यहाँ पे शेयर होना चाह रहा है, ये कटना चाह रहा है। तो अगर ये कनेक्शन जो है ये एक प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है आपका, अगर इन दोनों का जो कनेक्शन है वो अगर शैंक से लाई करता है तो शैंक का डायमीटर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, शैंक का एरिया आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर यही वाला दोनों कनेक्शन अगर जैसे अभी ये थ्रेड से नहीं पार कर रहा है, अभी ये शैंक से ही पार कर रहा है, अगर ये थ्रेड से पार कर रहा होता तो फिर हम लोगों के लिए थ्रेड वाला एरिया इंपॉर्टेंट होता। तो आपको यहाँ पे ASB और ANB ये दोनों समझ में आ गया होगा कि शैंक एरिया और बोल्ट एरिया, थ्रेड एरिया, नेट एरिया, ये दोनों मेरा कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकता है। अब इसके हिसाब से जब आप आगे फॉर्मूला देखेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे ASB और ANB दोनों का यूज़ किया गया है। आपको अभी फ़िलहाल के लिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि रटिए कुछ भी मत इसमें से। जो हम आपको समझा रहे हैं, जो हम आपको वैल्यूज़ बता रहे हैं, अभी फ़िलहाल के लिए आप उसको देखिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर टेंशन मेंबर में किसी न्यूमेरिकल में आपका उसका यूज़ आया तो फिर आपको वहाँ पे ये चीज़ वापस से छोटा सा पोर्शन इसमें से काम आएगा। अब वो छोटा सा पोर्शन कौन सा वाला उठाना है उसके लिए हम आपको ये टोटल नोट्स पहले से ही बना करके तैयार कर दिए हैं, ताकि आपको जब वो उसमें से हम बोलेंगे कि आपको कनेक्शन के अंदर में से जा करके आपको आपका पिच वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, तो पिच वाला फॉर्मूला या फिर टीयरिंग वाला फॉर्मूला हम बोलेंगे यूज़ करना है, तो आपको पता रहे कि इसमें से कौन सा वाला फॉर्मूला आके यूज़ करना है। तो सारे को समझिए एक नॉर्मल पर्सन की तरह कि आपका मान लीजिए ये सिलेबस का ही पार्ट होता तो फिर आपको ये सारा उस तरह से समझना पड़ता, उस तरह से आपका समझिए। एक दूसरा फ़ायदा होगा कि आप 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट है, SSC JEE में जैसे ही आप बैठेंगे स्टील से क्वेश्चन आया, एक तो कम आता है, 3-4 क्वेश्चन आता है, लेकिन उसमें से एक क्वेश्चन आपको एटलीस्ट बोल्ट या फिर वेल्ड से मिलेगा ही मिलेगा, और एक हो सकता है टेंशन से आ जाए, टेंशन मेंबर से। तो एक तरह से आपका कुछ 1-2 नंबर का प्रैक्टिस भी आपका इसी कॉन्सेप्ट में से हो जा रहा है, जो हमको आगे बताने के लिए ज़रूरी है और SSC में आपको काम आ जाएगा वो चीज़। तो इसलिए आपका पढ़ करके ये चीज़ों को लॉस कहीं नहीं होगा। अब आप 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आपको वैसे भी जो चीज़ आपके सिलेबस में नहीं भी है आपको वो चीज़ें भी अब धीरे धीरे पढ़नी चाहिए, क्योंकि वो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, अब ये हो गया हम लोगों का पहला इन्फॉर्मेशन। अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो आपको बोल्ट से रिलेटेड आगे सुनने को मिलेगा वो होगा आपका नेट डाया और ग्रॉस डाया। ये क्या होता है? अब ये नेट डाया और ग्रॉस डाया को समझिए। आपको मान लीजिए ये आई सेक्शन है आपका, आपको इसमें क्या करना था कि आपको बोल्ट से इसको एक प्लेट से, जैसे अभी हम आपको लैप जॉइंट दिखाए थे, आपको मान लीजिए कि ये आई सेक्शन है, इसके पीछे एक ऐसे प्लेट रखा हुआ है, आपको इसको उससे कनेक्ट करना है। जैसे ये लैप जॉइंट है, आप ये दोनों प्लेट को कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको प्लेट को इसमें कनेक्ट करने के लिए बोल्ट से पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आप जब इस प्लेट को कहीं पर आपका स्टॉक में इस तरह से रखा हुआ रहेगा, ये आपका एक प्लेट है, यहाँ ऐसे ही करके आपका कहीं स्टॉक में रखा हुआ है, आप इसको आप साइड कह लीजिए कि साइड पे कहीं पे आपका स्टोर में साइड स्टोर, यहाँ पे आपका सेक्शन जो है रखा हुआ है। आप उसको अपने लोकेशन पे लाएंगे जहाँ पे, जैसे आपको ब्रिज बनाना है तो आप इस वाले सेक्शन को उठा करके ब्रिज के ऊपर लाएंगे, वहाँ पे ला करके आप बोल्टेड कनेक्शन करेंगे, तभी तो कोई दो मेंबर इस तरह से अगर यहाँ पे ऐसे और ऐसे करके दो मेंबर कनेक्ट होता है ब्रिज में, ट्रस में, तो ये मेंबर और ये मेंबर को दोनों को पास लाएंगे तब तो जा करके दोनों को कनेक्शन बनाएंगे ना।
तो जब ये मेंबर एक इंडिविजुअल और ये एक दूसरा मेंबर इंडिविजुअल इस तरह से रखा हुआ है, आपको उस समय ही क्या करना पड़ेगा, पहले प्लेट में होल कर लेना पड़ेगा। ग्राउंड पे ही आप इस तरह से, पहले यहाँ पे हम दिखा देते हैं आपको। मान लीजिए 2 रिवेट लगाना है, 2 बोल्ट लगाना है, तो आप क्या करेंगे कि आप लोकेशन डिसाइड करेंगे, वो आप आगे बताएंगे कि कैसे डिसाइड होता है। तो लोकेशन डिसाइड किए, उसके बाद हम लोग ये क्या करेंगे, ये 2 होल बना के रख देंगे। अब इस आई सेक्शन में ये 2 होल हो गया। अब हम इसको उठा करके ले गए अपने लोकेशन पे क्रेन से या जिससे भी हमको ले जाना पड़ा, जैसे भी हम यहाँ ला के इसको रखे, यहाँ ला के इसको रखे, होल्ड किए हुए हैं। और फिर हम एक बोल्ट, 2 बोल्ट जो भी हम इस्तेमाल करेंगे, जैसे यहाँ 2 बोल्ट इस्तेमाल करेंगे और 2 बोल्ट के हेल्प से हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को आपस में कनेक्ट कर देंगे। यही कुछ सीन हम लोगों को कनेक्शन में बनाना होता है। तो ये जो हम होल किए, इसमें हम क्या करेंगे कि एक बना बनाया मेरा बोल्ट होगा, इसको हम उठा करके लाएंगे और इसके अंदर ये होल, और जैसे 2 प्लेट में, एक इस रेड वाले प्लेट में होल कर दें, एक इस ग्रीन वाले प्लेट में होल कर दें, और दोनों प्लेट को अगर एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख दें कि दोनों का होल अलाइंड हो जाए, तो उसमें हम लोगों का ये बोल्ट अंदर चला जाएगा। अब ये बोल्ट अंदर चला गया और हम जब इसको बाहर से नट से टाइट कर दिए, तो अब ये मेरा कनेक्शन बन गया। तो ये दोनों प्लेट में जो हम होल किए, ये वाला होल कहलाएगा आपका ग्रॉस डाया ऑफ बोल्ट। जो आप प्लेट में होल किए वो बोल्ट का ग्रॉस डाया कहा जाता है उसको। ये वर्ड इसलिए आपको समझने में आना चाहिए, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि ग्रॉस डाया ऑफ बोल्ट मतलब ये नहीं कि बोल्ट का जो फुल डाया होता है। बोल्ट लगाने के लिए जो आपको प्लेट में होल करना पड़ा या किसी भी मेंबर में आपको होल बनाना पड़ा, उस होल को हम लोग जनरली, आप खुद ही इमेजिन कीजिए, अगर 12 mm का बोल्ट को इंसर्ट करना है तो 12 mm का ही अगर आप होल देंगे तो वो उसमें इंसर्ट नहीं होगा। बहुत प्रॉब्लम करके हो सकता है, मगर जनरल वे में कहा जाता है कि 12 mm का अगर बोल्ट लगाना है तो 12 mm का होल नहीं दिया जाता है, उसके लिए थोड़ा सा होल जो है वो ज़्यादा दिया जाता है, कुछ अब कितना ज़्यादा दिया जा सकता है, हो सकता है 1 mm ज़्यादा दिया जाए, हो सकता है 1.5 mm ज़्यादा दिया जाए, हो सकता है 2 mm दिया जाए, हो सकता है 3 mm दिया जाए। वो डिपेंड करता है कि कितना आपका जो डायमीटर है वो आपके बोल्ट का है। उस डायमीटर के हिसाब से यहाँ पे आपको एक टेबल दिखा हुआ है जिसमें जितना भी का डायमीटर आप यूज़ करने वाले हैं, अपने बोल्ट को खरीद के आप मार्केट से लाए हैं, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे अलाउंस बता दिया गया है कि कितना आपको लगाना है। अगर आप मान लीजिए 22 mm का बोल्ट खरीद के लाए हैं तो आपको 2 mm का डायमीटर जो है वो 24 mm का, इसका मतलब है कि आपको होल बनाना है। आप 24 mm का होल बनाएंगे तब उसमें 22 mm का बोल्ट लगाएंगे और फिर वो जो अपना प्रॉपर्टीज शो करेगा वो एग्जैक्टली अपना 100% उस स्ट्रेंथ को वो ट्रांसफ़र करेगा, मतलब बोल्ट को आप 100% यूज़ कर सकेंगे। अब अगर आप सोचेंगे कि 22 mm को इंसर्ट करने के लिए 22.5 mm भी दे देंगे तो भी इंसर्ट हो जाएगा, मगर उसमें कुछ ना कुछ उसको क्या होगा, इंसर्ट करने में, उसको टाइट करने में स्ट्रेंथ का लॉस हो जाएगा, हो सकता है प्लेट का स्ट्रेंथ का लॉस हो जाएगा। ये सारी चीज़ें एक तरह से टेस्ट करने के बाद ही ये सारे जो अलाउंस है ये हम लोगों को कौन बता रहा है, ये बता रहा है IS 800 2007। तो ये कैसे बता रहा है, ये सारी चीज़ों की टेस्टिंग पहले होती है, सारी चीज़ें टेस्ट करके चेक किया जाता है कि आखिर कौन सा वैल्यू है जहाँ पे हम अपने किसी भी मटेरियल को 100% यूज़ कर सकते हैं, तो वो है इन mm वाले अलावेंसेस को। इतना अगर हम होल जो है, ये अगर हम होल 14 mm का बना दे, 13 mm का, और डायमीटर अगर मेरा 12 mm का है तो अलावेंस 1 mm है, टोटल 13 हो गया, तो फिर मेरा बोल्ट जो है प्रॉपर्ली अंदर चला जाएगा। तो जो बोल्ट का ये जो हम लोगों का डायमीटर होगा जो आप मार्केट से ख़रीद के लाए हैं, ये हम लोगों का कहलाएगा नेट डाया ऑफ बोल्ट, और जो होल आप प्लेट में बनाएंगे वो कहलाएगा ग्रॉस डाया ऑफ बोल्ट। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे आपको टोटल स्टोरी क्लियर हो जाना चाहिए कि बोल्ट के बारे में जब भी बोलेगा नेट डाया या ग्रॉस डाया, या अगर लिखा है डायामीटर ऑफ बोल्ट तो नेट डाया है, अगर लिखा है डायामीटर ऑफ बोल्ट होल तो ग्रॉस डाया है। ये सारे वर्ड जो हैं ये आगे न्यूमेरिकल में आएंगे, कन्फ्यूजिंग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन में कई बार दे देगा 13 mm। अब आपको अगर याद नहीं है कि ऑड नंबर में अगर आपका ये डायमीटर नहीं होता है तो आप सोचेंगे कि ये 13 mm नेट है, फिर आप इसमें क्या करेंगे, +1 कर देंगे तो 14 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा होगा कि बोल्ट होल जो है वो बोल्ट होल आपका 13 है, इसका मतलब है कि नेट डाया 12 था। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए कि डायमीटर ऑफ बोल्ट मतलब नेट डाया, डायमीटर ऑफ बोल्ट होल मतलब ग्रॉस डाया। ठीक है, अलाउंसेस देख लीजिए, 12 से 14 मतलब 12 या 14 mm का अगर आपका बोल्ट है तो अलाउंस 1 mm देना है। 16, 18, 20, 22, 24, ये 16 से आप इसको ऐसे कह सकते हैं क्योंकि टेबल में ऐसे ही दिया होता है, इसलिए हम आपको सेम टू सेम इसी तरह से लिखे हैं। आप लिख सकते हैं 16 से 24 इतने mm तक के जो डाया होते हैं, कौन कौन से होते हैं बीच में, तो 2-2 का आप ऐड कर लीजिए, 16, 18, 20, 22, 24।
कभी भी आपको ये 13, 15, 17 इसका का नहीं मिलेगा, लेकिन आगे फिर आपको 27 मिलेगा, 33 मिलेगा। तो इसीलिए हम आपको ये ब्रेक करके लिखे हैं कि कन्फ्यूज़न ना हो कि बीच में कौन कौन सा आता है। तो बीच में ये सारा आता है। इन सारे में अलाउंस कितना देना है, 2 का। 24 का बोल्ट लिए हैं तो टोटल होल कितने का बनेगा, 26 का बनेगा। अब इससे क्यों हम लोग नेट डाया और ग्रॉस डाया पढ़ रहे हैं, क्योंकि आगे न्यूमेरिकल में कई जगह पे ऐसा होगा कि आपको फॉर्मूलाज में एरिया ऑफ बोल्ट और एरिया ऑफ बोल्ट होल दोनों का ज़रूरत पड़ता है। अब जहाँ पे बोल्ट होल का ज़रूरत पड़ता है वहाँ पे आपको ग्रॉस डाया पता होगा, तभी तो आप पाई/4 इंटू जो डी नॉट, जैसे इसको अगर हम बोल देते हैं डी नॉट, मतलब ये क्या हो गया, बोल्ट होल हो गया। इसको तो हम लोग नॉर्मली सिर्फ बोल देते हैं डी। तो जब डी नॉट कहीं पे आपको रिक्वायर्ड होगा कि आप एरिया होल का रिक्वायर्ड होगा तो आप पाई/4 इंटू डी नॉट स्क्वायर कर देंगे तो होल का एरिया मिल जाएगा। अगर डी का स्क्वायर करेंगे तो आपको बोल्ट का एरिया मिल जाएगा। तो जैसा फॉर्मूला होगा आगे जब देखेंगे हम लोग टेंशन मेंबर में, अगर कहीं पे रिक्वायर्ड होगा होल का एरिया तो इस वाले कॉन्सेप्ट से निकालना है। इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए। और ये वैसे भी आप स्टील स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, आप टेंशन मेंबर पढ़ने वाले हैं, और अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो फिर ये बेसिक्स है। ये आपको हर हाल में, कोई बहुत डिफिकल्ट चीज़ भी हम आपको नहीं बताए हैं, आपको ईजिली उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। और ये हमेशा याद भी रखिएगा, अगर स्टील को पढ़ना चाहते हैं, याद रखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि न्यूमेरिकल में सबसे पहला और सबसे छोटा स्टेप है ये। इसका कोई मार्क्स भी हो सकता है आपको न्यूमेरिकल में नहीं मिले। आप अगर अपने एसबीटी में 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल आ जाए टेंशन मेंबर का, और आपको ये याद हो कि 18 में 2 का अलाउंस होता है, आप लिख देंगे, हो सकता है आपको 0 ही नंबर आए फिर भी, अगर उसके आगे आप कुछ नहीं लिखेंगे तो। लेकिन क्योंकि ये गलत हुआ और पूरा न्यूमेरिकल आता है तो भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि सारा आंसर जो होगा वो क्या होगा, आप ले लेंगे 1 तो 19 हो जाएगा, और सारा आंसर आपको 18 + 2 20 के हिसाब से आना था। तो प्रोसेस पूरा राइट रहेगा, आंसर सारे रॉन्ग हो जाएंगे। इसीलिए इस टेबल को हम यहाँ पे स्टार मार्क करेंगे कि ये आपका इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये कॉन्सेप्ट को हम स्टार मार्क करेंगे क्योंकि ये बेसिक्स है, और इससे आपको वो नहीं आएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन इसके अंदर से एसएससी जेई में आपका ये अभी जो रिसेंटली बिहार एलआरसी अमीन वाला जो एग्ज़ाम हुआ, इस तरह के किसी भी एई जेई लेवल के एग्ज़ाम में या उससे नीचे के कोई भी एग्ज़ाम होंगे जहाँ सिविल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन आएगा, इस वाले में से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ये ऐसा चीज़ है जो पूछा जा सकता है जनरली। अब एसएससी जेई में ये बहुत इजी हो जाता है, इसलिए हो सकता है नहीं पूछे, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि अगर स्टील से उसको इजी क्वेश्चन पूछना है और किसी और से सब्जेक्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछना है तो उस दिन फिर आपको इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है। हो सकता है कि 27 mm के लिए पूछ देगा अलाउंस कितना होता है, या टोटल होल का डायामीटर पूछ देगा 27 mm के लिए, तो ऑप्शन में 30 वाला फिर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 24 तक के लिए आपका 2 mm हो गया, 27 के लिए 3, 33 के लिए 3, और 33 से ज़्यादा का जो भी आप लेंगे सबके लिए आपको नेट डाया +3 है, मतलब सारे के लिए आगे 3। तो आपको बोल्ट के केस में याद रखना है 1, 2 और 3। अब बस याद रखना है कि कौन कौन से के लिए 1 है, कौन कौन से के लिए 2 है। तो सिर्फ स्टार्टिंग के 2, 12 और 14 के लिए 1 है, 16 से लेकर 24 तक के लिए 2 है, 27 जहाँ से ऑड शुरू होता है वहाँ से लेकर के बियॉन्ड जितना भी है उसके लिए आपका 3 होता है। ठीक है, ये हो गया आपका अलाउंस। हम जल्दी जल्दी ही इसको आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि आपको सिर्फ कुछ कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जहाँ पे रिक्वायर्ड होगा वहाँ पे हम आपको एक्सप्लेन करेंगे ही उसको। ठीक है, अब ये हो गया मेरा एक इंट्रोडक्शन में बोल्ट का डायमीटर, बोल्ट होल ये क्या होता है, किस तरह से प्लेट में, जैसे अभी आप देख रहे हैं, अब आपको यहाँ पे टोटल 6 होल दिख रहा है। तो अब आपको समझ में धीरे धीरे आने लगेगा कि ये एक मेरा प्लेट हो सकता है, उस प्लेट में हम क्या कर रहे हैं, 6 होल लगा रहे हैं। तो अब आपको क्लियर रहेगा कि कौन सा बोल्ट है, उसका डायमीटर अब आपके दिमाग में क्लिक करेगा, और उसका होल जो है वो आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि कितना हो सकता है वो ज़्यादा, वो याद रहना अब वहाँ से शुरू हो जाएगा। और टेंशन मेंबर का न्यूमेरिकल इसी तरह से आएगा। अब वो डायग्राम हो सकता है बुक में दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो आपको फिर ये समझ में आने के लिए हम एक इस तरह से आपको ये सारा चीज़ जो अभी तक आपको समझाए हैं। अब एग्जांपल के लिए अभी जैसे इस फिगर को पहले समझ लीजिए, बाद में समझाएंगे। ये आपका प्लेट नंबर 1 है, ये आपका प्लेट नंबर 2 है। अब जब हम प्लेट बोलेंगे, आई सेक्शन बोलेंगे, सी सेक्शन बोलेंगे, तो आपको वो स्टार्टिंग वाला लेक्चर याद आएगा कि आपको प्लेट हम किसको बोलते हैं। तो प्लेट में ना जनरली जो आप जिसको प्लेट जनरल टर्म्स में सारे कहते हैं, इस तरह का कोई भी सेक्शन होगा उसको हम प्लेट कह सकते हैं, फ्लैट कह सकते हैं। तो न्यूमेरिकल्स में जनरली क्योंकि फ्लैट्स नहीं आता है, लिख करके प्लेट ही आता है, तो इसलिए आपको ये प्लेट ज़्यादातर आपका यूज़ होगा, प्लेट ही आपको हर जगह देखने को मिलेगा। और आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हम प्लेट बोले मतलब हम इस तरह से कोई रेक्टेंगुलर सेक्शन बोले। इसका ये विड्थ बहुत ज़्यादा होगा और ये थिकनेस उसके कंपैरिजन में बहुत कम होगा। अगर ये विड्थ भी कम होता, ऐसा कुछ होता, तब ये बाय डेफिनेशन ये फ्लैट हो जाता, ये प्लेट हो जाता।
अभी न्यूमेरिकल के हिसाब से जो आप आगे देखेंगे टेंशन मेंबर में, आप सबको प्लेट ही समझ करके चलिए, ठीक है। अब ये हो सकता है कि आपका जब आप बुक्स में देखेंगे न्यूमेरिकल से, आप एग्जाम में जब आएगा तो इस तरह से 250 300 कुछ इसी तरह से आपका विथ रहेगा। और थिकनेस कितना रहेगा इसका, तो ये रहेगा आपका 10 mm 12 mm इस तरह से रहेगा, ठीक है। तो ये मेरा एक प्लेट है यहाँ तक, फिर ये वाला दूसरा जो प्लेट है ये भी है मेरा यहाँ तक, बीच में ये जो आप गैप देख रहे हैं ये दो है, जैसा आपका बट ज्वाइंट है। तो अब इससे बात आती है कि हम लोग एक एक करके अब ज्वाइंट्स के बारे में जल्दी जल्दी समझ लें, क्योंकि उसी तरह से डायग्राम जो है वो आपका बना हुआ आएगा। जो आप बोल्टेड कनेक्शन में ज्वाइंट्स पढ़ेंगे वो दो टाइप्स के ही पढ़ेंगे, लैप ज्वाइंट और बट ज्वाइंट। होते भी यही दो हैं, पढ़ना भी फिलहाल अभी यही दो है। बाकी आगे डिस्कशन करने के लिए बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं, स्टैगर्ड भी आपका हो सकता है, जैसे बट में ही आपका हो सकता है स्टैगर्ड टाइप का। तो अभी उन सबसे डिटेल्स में 3 प्लेट के हो सकते हैं, वो भी बट में आ जाएगा। तो अभी उतना डेप्थ में नहीं जाना है, क्योंकि वो कनेक्शन जब पढ़ते तब उसके अंदर जाते हैं हम लोग डिटेल्स में। अभी हम ऊपर ऊपर से एक तरह से आपको ओवरव्यू दे रहे हैं, ताकि आपको आगे जब न्यूमेरिकल में कहीं पर कोई कॉन्सेप्ट यूज़ करें तब वहाँ पर आपको डाउट नहीं हो। तो ज्वाइंट जो है हम लोग पढ़ेंगे लैप ज्वाइंट, बट ज्वाइंट। लैप ज्वाइंट आपको पता है, आप अभी तक देखते हुए आए हैं, ये एक प्लेट है, ये दूसरा प्लेट आप उसके नीचे रखें और इन दोनों को कनेक्ट करना है। तो यहाँ से आप इस तरह से बोल्ट का हेल्प लिए, ये आपका बोल्ट है और यहाँ पे आप इस तरह से नट लगा दिए, ठीक है। बट ज्वाइंट आपका ये जैसे आप देख रहे हैं, ये आपका एक प्लेट है, यहाँ पे आके दूसरा प्लेट है, दोनों के बीच में कुछ स्मॉल अमाउंट का गैप है, मान लीजिए 5 mm रख लीजिए कुछ भी। अब आपको इन दोनों को एक साथ अटैच नहीं करना है, लेकिन आपको कनेक्ट भी करना है। अब इसको तो कनेक्ट करना है, तो ऊपर से क्या करेंगे कि एक प्लेट यहाँ टॉप में लगा देंगे, एक प्लेट यहाँ बॉटम में भी लगा सकते हैं, अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। अब या तो हम सिर्फ ऊपर वाला लगा दें और कनेक्ट कर दें तो भी हो सकता है, या तो हम ऊपर नीचे दोनों में प्लेट लगा दें और इसको इस तरह से बोल्ट के हेल्प से तीनों प्लेट्स को एक साथ ऐसे करके कनेक्ट कर दें। तो ये टॉप वाले प्लेट कहला जाएंगे कवर प्लेट, क्योंकि ये कवर कर रहा है एक तरह से। बॉटम वाला भी हो जाएगा आपका कवर प्लेट, और जो बीच वाला जो प्लेट है ये है आपका मेन प्लेट, जो सारा लोड बियर करने वाला है, जिसका आप कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो अक्सर आपके जब क्वेश्चंस देखेंगे तो उसमें इस तरह से आपको कई बार कंफ्यूज करने के लिए बताएगा कि मेन प्लेट थिकनेस इज 8 mm, कवर प्लेट थिकनेस इज 8 mm, इस तरह से करके। तो आपको ये डायग्राम सही से बने उसके लिए कौन सा मेन प्लेट है कौन सा कवर प्लेट है पता होना चाहिए। अब जो ये लैप ज्वाइंट है ये तो सिर्फ एक टाइप का ही होता है। बट ज्वाइंट आप देख के समझ रहे हैं दो टाइप का हो सकता है। पहला सिंगल कवर, मतलब सिर्फ ऊपर में जनरली हम लोग कवर दे देते हैं, जहाँ पे हम लोगों का हेड होता है वहाँ पे कवर दे देते हैं, नीचे में कवर नहीं देते हैं, तो भी कनेक्ट तो हो ही जाएगा, थोड़ा कम लोड ट्रांसफ़र करेगा। डबल कवर की जब बात करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों को कवर कर दिए, तो अब जो लोड ट्रांसफ़र होगा वो ऊपर से भी होगा नीचे से भी होगा, मतलब ज़्यादा लोड ट्रांसफ़र होगा। तो अगर कोई पूछे एक लाइन में कि दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा बेस्ट है, ऑब्वियस है, आप फिगर देख के भी समझ सकते हैं कि आपका डबल कवर जो है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट निकलेगा। जब आप अगले सेमेस्टर में पढ़ेंगे तो वहाँ इफिशिएंसी निकालने के लिए आएगा, वहाँ भी आप ये तीनों तरह के आपके ज्वाइंट्स का क्वेश्चन आएगा कि लैप ज्वाइंट, सिंगल कवर ज्वाइंट और डबल कवर ज्वाइंट, तीनों में से सबसे बेस्ट कौन सा है। तो न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे लास्ट में सबसे बेहतर जो रिजल्ट आ रहा है, सबसे बेस्ट इफिशियंसी वो डबल कवर वाले का आएगा, ठीक है। यहाँ से एक चीज़ आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि हमेशा डबल कवर सबसे बेस्ट है। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ ले, क्योंकि अब हम लोग धीरे धीरे टेंशन की तरफ बढ़ते चल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ से अब थोड़े थोड़े क्वेश्चंस आने की उम्मीद हो सकते हैं। डायरेक्टली सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। ठीक है, ये हो गया मेरा दो टाइप का ज्वाइंट हो गया। अब ये ज्वाइंट जो है, ये जो हम आप बना रहे हैं, आपको जब ये सिस्टम समझा है कि हमको एक प्लेट को हम दूसरे प्लेट से जोड़ेंगे। अभी आप इसमें देख रहे हैं पिच लिखा है, गेज लिखा है, एज डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस, अभी छोड़ दीजिए उसको, आएंगे हम लोग आगे उस पर। ये जो मेरा ज्वाइंट है ये कितने तरीके से फेल कर सकता है, तो अगर आप टेक्स्ट बुक्स के ऊपर जाएंगे तो टोटल 6 टाइप से फेलियर हो सकता है। अब कौन 6 टाइप से हैं एक्सप्लेन कर देते हैं हम आपको। यहाँ इसमें नहीं लिखा हुआ है, हम यहाँ लिख देते हैं आपको। पहला जो फेलियर है वो है शेयरिंग ऑफ रिवेट, दूसरा है बियरिंग ऑफ रिवेट, तीसरा है आपका टीयरिंग ऑफ प्लेट, चौथा है आपका स्प्लिटिंग ऑफ प्लेट,
पांचवा है आपका टीयरिंग हो गया, स्प्लिटिंग हो गया, शेयरिंग ऑफ प्लेट, और छठा है आपका बियरिंग ऑफ प्लेट। 1 और 2 को भी देखिएगा तो वो भी शेयरिंग बियरिंग है, 5 और 6 को भी देखिएगा तो वो भी शेयरिंग बियरिंग है, लेकिन 1 और 2 जो है वो शेयरिंग बियरिंग किसका है, सॉरी ये रिवेट या बोल्ट, आप इस तरह से लिख लीजिए, एक ही बात है, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक में जो थ्योरी होता है वो एक्चुअली रिवेट के लिए होता है, हम आपको बोल्ट के लिए ही वही चीज़ समझा रहे हैं। तो शेयरिंग ऑफ बोल्ट, बियरिंग ऑफ बोल्ट, ये दो जो है वो आपका बोल्ट फेल होगा, और ये जो 4 तरीके हैं इससे आपका क्या होगा, प्लेट फेल होगा। अब जब आप कनेक्शन की बात करते हैं तो कनेक्शन में आप यहाँ पे देखिए आप क्या कर रहे हैं, आप एक प्लेट को ला करके कुछ बोल्ट से कनेक्ट कर रहे हैं। अब या तो हो सकता है यहाँ पे कि बोल्ट फेल कर जाए, या तो हो सकता है कि आपका प्लेट फेल कर जाए। तो प्लेट फेल करेगा तो हो सकता है प्लेट कुछ ऐसे यहाँ से भी फेल कर सकता है, प्लेट आपका यहाँ से भी फेल कर सकता है। तो ये सारा चीज़ हम लोग प्लेट वाले फेलियर में पढ़ते हैं। तो वो किस में आएगा, अब फिलहाल के लिए अभी आपको वही चीज़ पढ़ना है टेंशन मेंबर में, कि मान लीजिए कि इसमें अगर फोर्स टेंसाइल लग रहा है तो ये मेंबर का नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेंशन मेंबर। जब टेंशन मेंबर हो जाएगा तो यूनिट नंबर 1 उसी के लिए आप पढ़ रहे हैं, तो उसमें जब इसमें टेंशन के वजह से जो जो फोर्सेस लगेंगे तो ये प्लेट जो फेल होगा तो कैसे कैसे फेल होगा वो हम लोग उस यूनिट में पढ़ेंगे। यहाँ अभी हम आपको जो बताना चाह रहे हैं वो ये कि ये जो बोल्ट है आपका ये भी आपको फेल कर सकता है। तो किस तरीके से फेल कर सकता है, वो इन 2 तरीके से फेल कर सकता है। या तो उसमें शेयरिंग आ सकता है, शेयरिंग का स्टोरी भी हम आपको यहाँ दिखाए थे कि यहाँ पे इस वाले जॉइंट पे यहाँ पे आपका जो है सबसे ज़्यादा फोर्स लगेगा एक रिवेट में, जब भी ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा तो जो आपका बोल्ट होगा वो सबसे ज़्यादा जो है वो यहाँ से टूटने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही ये टूट के अलग होगा तो ये वाला रेड वाले के साथ ये ऊपर वाला चला जाएगा, ग्रीन वाले के साथ ये नीचे वाला आ जाएगा। तो दोनों इस तरह से आपका ये क्या होगा कि ये ऐसे सेपरेट हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं शेयरिंग फेलियर। ठीक है, तो एक ये हो सकता है कि आपका शेयरिंग फेलियर हो सकता है आपके बोल्ट में। दूसरा आपके बोल्ट में हो सकता है बियरिंग फेलियर। अब बियरिंग फेलियर क्या होता है कि आप ऐसे देख लीजिए, डायग्राम से हम आपको समझा देते हैं, अभी एक्सप्लेन बहुत ज़्यादा इसको नहीं करेंगे। ये आप अच्छा ये रिवेट बना रहे हैं, ये आपका एक बोल्ट है कुछ इस तरह से, ठीक है। अब इसका ये आपका एक स्ट्रेट डाया है, जैसे मान लीजिए 20 mm का है तो ये थ्रू आउट क्या है, ये टोटल 20 का ही सर्कुलर एक डायमीटर होगा। जब एक्सेसिव प्रेशर पड़ेगा और मान लीजिए आपका प्लेट फेल नहीं होने वाला है, अभी प्लेट का कैपेसिटी और ज़्यादा है लोड बियर करने का, लेकिन बियरिंग के केस में बोल्ट का जो है वो कैपेसिटी जो है वो अब ख़त्म हो गया है। ये जितने भी टाइप के फेलियर्स हैं ये सारे में से आपका क्या हो सकता है कि आपका बोल्ट जो है, जैसे अगर हम शेयरिंग की बात करेंगे कि मान लीजिए हम इस बोल्ट पे शेयर फोर्स इस तरह से लगा रहे हैं तो बोल्ट हो सकता है फॉर एग्जांपल कि 200 किलो न्यूटन पे फेल कर जाए, तो हम कहेंगे कि इसका शेयरिंग में जो कैपेसिटी है वो 200 किलो न्यूटन है। अब हो सकता है कि हम इस पर जो लोड लगा रहे हैं उसमें आपको क्या हो रहा है कि ये जो बोल्ट है आपका ये कुछ इस तरह से अपने लेंथ के अलॉन्ग फेल होना चाह रहा है। ये कब होगा, जब आपका होल पूरा पैक्ड होता है, प्लेट में आपका लोड लगा। अब प्लेट जो है वो आपका शेयरिंग लोड नहीं लगा, मान लीजिए कि बिल्कुल अब ये ऐसे प्लेट है और उसके सेंटर पे आपके इस तरह से ऐसे करके बोल्ट दिया हुआ है। अब इसमें शेयरिंग फेलियर मान लीजिए कि नहीं लग रहा है, लेकिन इसमें क्या लग रहा है कि एक्सेसिव लोड होने की वजह से वो बहुत एक जगह पे आ करके यहाँ पे लोड कंसंट्रेट हो गया, उस वजह से ये क्या होगा कि ये अपना डायमीटर जो है वो कुछ इस तरह से लूज कर देगा, ऐसा कुछ लूज हो जाएगा। मतलब है कि जहाँ से हाई प्रेशर पड़ा वहाँ से इसका जो होगा ये इतना सा पोर्शन ये टूट करके आपको बाहर आ जाएगा, मतलब टूट जाएगा एक तरह से। ये ऐसा होता सर्कुलर, लेकिन ये पोर्शन टूट गया, ये कहलाता है बियरिंग फेलियर। हो सकता है कि इसका बियरिंग में जो कैपेसिटी है वो 240 किलो न्यूटन का हो, लेकिन शेयरिंग में जो कैपेसिटी है वो 200 किलो न्यूटन का हो। तो अल्टीमेटली आप क्या कहेंगे कि जो बोल्ट है वो फेल कितना पे करेगा, तो फेल तो कर जाएगा वो 200 पे ही। अब अगर वो शेयरिंग में फेल करे या बियरिंग में फेल करे, आपको उससे क्या मतलब होगा साइड पे कि आपका वो किस में फेल कर रहा है। आपके लिए प्रॉब्लम तो ये है कि आपका बोल्ट फेल कर गया, आपका स्ट्रक्चर अब गिर रहा है। तो आपको जो डिज़ाइन करना है आगे जा करके, जब अगर कोई पूछेगा कि बोल्ट का कैपेसिटी कितना है लोड बियर करने का, तो आप इन दोनों में चेक करेंगे कि शेयरिंग में 200 है, बियरिंग में 240 है। तो 240 का आप क्या कीजिएगा, जब 200 पे ही आपका शेयरिंग की वजह से फेल कर जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आपको सेफ्टी देखना है तो आपको मैक्सिमम लोड कितना लगाना है इसके ऊपर, 199 किलो न्यूटन। इससे क्या होगा कि आपको पता है कि बोल्ट अभी किसी भी वजह से फेल नहीं करेगा। तो इस तरह से आपका हो सकता है कई बार कि शेयरिंग का कैपेसिटी 250 हो जाए
और बियरिंग का कैपेसिटी 230 हो जाए, तो उस बार वो बियरिंग के वजह से फेल करेगा। तो एग्जैक्टली ये फेलियर किस वजह से होता है, ये कभी भी एग्जैक्टली बोला नहीं जा सकता है कि एक बोल्ट या एक रिवेट है तो वो इस वजह से ही फेल करेगा। हमेशा इसको न्यूमेरिकल से चेक करके देखा जाता है कि ये किस वजह से फेल करेगा। ठीक है, अब जब हम लोग कनेक्शन की बात करेंगे, बोल्टेड कनेक्शन की, बोल्ट तो फेल करेगा इन दो तरीके से। अगर हम बोल्टेड कनेक्शन की बात करेंगे तो वो फेल करेगा इन तीन वजह से। ये क्या है, कनेक्शन, बोल्टेड कनेक्शन, अगर ये फेल हुआ तो ये इन तीन रीज़न से फेल होगा। अगर बोल्ट फेल हुआ तो इन दो रीज़न से फेल होगा। अब ये तीसरा फेलियर क्या है, टीयरिंग ऑफ प्लेट। जहाँ पे आप अपना, ये एक प्लेट है, इस प्लेट में मान लीजिए आपको यहाँ पे 4 बोल्ट लगाना था, तो आप यहाँ पे 4 होल किए। अब आप खुद ही इमेजिन कीजिए, आप स्पाइरल बाइंडिंग वाला अपना कॉपी देखते हैं, उस स्पाइरल बाइंडिंग वाले कॉपी में जहाँ पे आपका ये इस तरह से कॉपी रहता है और इसमें आप देखते हैं कि यहाँ पे इस तरह से स्पाइरल बाइंडिंग किया हुआ रहता है। तो जहाँ पे ये रहता है स्पाइरल, वहाँ पे आपके पेज में क्या होता है, होल किया हुआ रहता है जिसमें से ये स्पाइरल चल रहा होता है। अब अगर आप इस पेज को टीयर करना चाहेंगे तो पेज सबसे पहले आसानी से कहाँ से टीयर हो जाएगा, यहाँ से टीयर हो जाएगा। आप फोर्स लगा रहे थे, आप चाहते थे कि वो यहाँ से फटे, लेकिन क्या हुआ कि सबसे वीक पॉइंट कौन सा हो गया, जहाँ पे ये होल बना दिया जाता है। तो इस पूरे प्लेट में अगर ये यहाँ तक आ रहा है, कुछ ऐसा अगर प्लेट है, इस पूरे प्लेट का सबसे वीक जॉइंट अगर बोला जाएगा तो वो मेरा होगा ये वाला। इसको हम लोग बोलते हैं वीकेस्ट सेक्शन, या फिर इसको कहते हैं क्रिटिकल सेक्शन। कि अगर ये प्लेट कहीं से टीयर होने का चांस हुआ तो कहाँ से होगा, जहाँ पे आप इसमें होल कर दिए थे। जैसे ही होल किए, यहाँ पे टोटल विथ कितना था, 300 था, आप मान लीजिए 20 mm का होल कर दिए, तो 20 × 4 आप टोटल 80 का होल कर दिए। अब यहाँ पे नेट जो विथ है, ये आपको यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 220 mm। अब जो प्लेट 300 mm का होने की वजह से लोड बियर कर पा रहा था, हो सकता है वो 280 270 होने की वजह से लोड बियर नहीं कर पाता, आप 220 कर दिए, तो हो सकता है कि वो वहाँ से इस तरह से टीयर होकर के ये वाला पोर्शन अलग हो जाएगा आपका। इस तरह से ये हाफ डायामीटर ये अलग हो जाएगा और रिमेनिंग पोर्शन इधर आपका ये इस तरह से, जो आप टीयरिंग इमेजिन कर सकते हैं, ये प्लेट आपका ऐसे हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये भी क्या होगा, आपका फेलियर करवा देगा। तो फिर ये भी आपका क्रिटिकल हुआ। तो ये तीन चीज़ जो है ये बोल्टेड कनेक्शन को फेल कराते हैं। दो चीज़ जो है वो बोल्ट को फेल कराते हैं। अब ये जो रिमेनिंग 3 चीज़ है, इन तीनों चीज़ को टैकल किया जा सकता है। कैसे टैकल किया जा सकता है, ये जो आप प्लेट में जो आप होल बना रहे हैं, ये जो आप प्लेट में जो आप ये होल बनाए हैं 4, अगर हम मान लीजिए कुछ होल ऐसे भी बना देते हैं, मान लीजिए हमको 8 लगाना है, तो ये जो हम 8 होल लगाए हैं, इसमें आपस का ये जो इनर टू इनर ये डिस्टेंस हुआ, सेंटर टू सेंटर, फिर ये प्लेट के एज से लेकर के कुछ ये डिस्टेंस हुआ, फिर इस वाले एज से लेकर के कुछ ये डिस्टेंस हुआ, अब ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हुआ, तो ये वाला आपका वर्टिकल डिस्टेंस हुआ। ये 4 तरीके के डिस्टेंस होते हैं जो एक कनेक्शन में इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ये क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि इन न्यूमेरिकल्स में जो अभी आप फेलियर का टाइप्स देखेंगे, इसके जो आपके अगर आपके क्वेश्चन आ गया आपके टेंशन मेंबर में डिज़ाइन वाला, अगर डिज़ाइन का क्वेश्चन आ गया जैसे आरसीसी में आता है, तो उस केस में ये वाला भी डिज़ाइन करना पड़ेगा, बोल्टेड कनेक्शन भी और प्लेट भी करना पड़ेगा। तो प्लेट तो पढ़िएगा आप टेंशन मेंबर वाले चैप्टर में, लेकिन ये वाला कहाँ पढ़िएगा, फिर ये वाले के लिए आपके सिलेबस में है नहीं। तो मान के चला जा रहा है कि आपके सिलेबस में डिज़ाइन का क्वेश्चन नहीं पूछेगा टेंशन मेंबर से, क्योंकि आपका सिलेबस जो है वो डिज़ाइन के बारे में आधा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। आपको बोल्टेड कनेक्शन पता ही नहीं है तो वो डिज़ाइन का क्वेश्चन पूछेगा, तो फिर बोल्ट डिज़ाइन कैसे करेंगे। तो इसीलिए हम आपको इसके बहुत डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, हम आपको इसलिए एक आइडिया दे रहे हैं कि आपको पता हो कि कल को आप जब पढ़िएगा तो क्या होगा, और आगे एक आइडिया के लिए आपको काम आ जाएगा। क्योंकि हम जब एक्सप्लेन करेंगे तो अब हम सिलेबस के हिसाब से तो एक्सप्लेन नहीं करेंगे ना, हम पहले आपको समझाएंगे कॉन्सेप्ट, फिर आपके सिलेबस में जितना चीज़ लिखा है फिर उतना चीज़ आपके एग्जाम में आएगा, फिर हम उस तरह से उसको करेंगे। तो पहले हमको आपको समझाना तो पड़ेगा ना, इसीलिए। तो ये जो चारों चीज़ है, इन चारों का कुछ कुछ नाम है जो यहाँ आप देख रहे हैं लिखा हुआ। जो लोड पड़ता है, टेंशन फोर्स जैसे पढ़ेंगे आप, तो बाहर टेंशन फोर्स लग रहा है, इस लोड के पैरेलल में जो ये डिस्टेंस रहेगा, ये लोड लग रहा है तो ये उसके पैरेलल में है, ये डिस्टेंस कहलाएगा पिच। सेंटर टू सेंटर दो वाले अगर रिवेट लाइन है तो उसका जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो पिच कहलाएगा।
इसी लोड के परपेंडिकुलर में जो डिस्टेंस होगा दो बोल्ट के बीच में, बोल्ट होल के बीच में, ये कहलाएगा आपको गेज। ठीक है, पिच और गेज समझ में आ गया, दोनों सेम चीज़ है, डिस्टेंस है सेंटर सेंटर, मगर एक लोड के परपेंडिकुलर है, एक लोड के पैरेलल है। ठीक है, फिर ये जो आपका बोल्ट है कोई, और यहाँ पे प्लेट आपका ये एंड हो रहा है, जैसे ये प्लेट नंबर 1 है तो ये प्लेट नंबर 1 यहाँ पे आया इस तरह से, ये प्लेट नंबर 2 यहाँ पे आया इस तरह से, उसके ऊपर आप देखिए कि ये वाला कवर प्लेट लगाए हैं, तो कवर प्लेट का ये वाला जो एज है वही ये वाला एज है आपका, ये वाला एज देख लीजिए थोड़ा सा अल्टर बना हुआ है, ये यहाँ पे है ये वाला एज, तो ये वाला जो है एज है ये क्या है, प्लेट यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे अगर आप बोल्ट दे रहे हैं इस तरह से तो इसका एंड कहाँ है, यहाँ पे है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये वाला आपको क्या कहलाता है, एंड डिस्टेंस कहलाता है। ये देखिए यहाँ से दिखाया गया है कि ये आपका होल है और यहाँ इसके सेंटर से ये आउटर एज तक का जो डिस्टेंस है, मतलब यहाँ से मेरा ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये क्या है मेरा एंड डिस्टेंस है, क्योंकि प्लेट वहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। अब साइड वाले को क्या कहते हैं हम लोग, एज कहते हैं, तो ये वाले होल से ये जो बाहर के साइड तक का जो ये डिस्टेंस है, ये यहाँ देखिए मार्क किया हुआ है, ये मेरा एज डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये 4 वर्ड आपको पता होने चाहिए, एंड डिस्टेंस, एज डिस्टेंस, गेज और पिच, ये आपका क्या होता है। अब आपको समझ में आ गया। ये चारों को जब इसका हम लोगों का कुछ क्राइटेरिया होता है, ये वाला अभी हम दिखा देंगे, तो जब हम इस क्राइटेरिया के हिसाब से जब इसको प्रोवाइड करते हैं कि हम एंड डिस्टेंस कितना रखेंगे, एज डिस्टेंस कितना रखेंगे, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में रखेंगे, जैसे आईएस कोड वाले क्लॉजेस आप पढ़े ना आरसीसी में, बीम के केस में, आपका कॉलम के केस में, कि मिनिमम इतना देना है, मैक्सिमम इतना देना है, 0.8% मिनिमम स्टील होगा, 6% मैक्सिमम स्टील होगा, उसके बीच में कॉलम में स्टील दीजिए। वही उसी तरह से कॉन्सेप्ट जब आप यहाँ पे आईएस कोड के उस कंडीशन को फॉलो करते हैं, पिच का, गेज का, एंड डिस्टेंस का और एज डिस्टेंस का, तो अपने आप ये 3 फेलियर जो है ये अवॉइड हो जाते हैं। ये होते क्यों हैं, ये होते हैं कि आप कई बार गलती से ऐसा ना कर दीजिए कि ये प्लेट है, अब बिल्कुल इसके एज पे यहाँ पे ऐसे करके आप होल बना दिए, तो यहाँ पे एंड डिस्टेंस क्या हुआ, बहुत कम हो गया। अब इसकी वजह से क्या हो सकता है कि ये प्लेट इस तरह से ऐसे टीयर होकर के आपका बाहर आ जाए, ये वाला लगा रह जाए जहाँ कनेक्शन बना है, और ये प्लेट टीयर होकर के इस तरह से ऐसा कुछ प्लेट आपका टीयर होकर के बाहर आ जाए। तो ये सारी चीज़ों को अवॉइड कराने के लिए आपका ये एंड, एज और पिच और जो गेज है, ये 4 डिस्टेंस अगर आप सही से प्रोवाइड करते हैं तो ये 3 जो हैं ये आपके अवॉइड हो जाते हैं। रिमेनिंग ये 3 कभी अवॉइड नहीं हो सकते हैं। इनके लिए आपको डायमीटर डिसाइड करना होगा, प्लेट का थिकनेस डिसाइड करना होगा। जब आप स्टील पढ़ेंगे उसमें इंपॉर्टेंट यही होता है, कोई एक सेक्शन है जैसे आई सेक्शन, ये आई सेक्शन है, तो ये आई सेक्शन का हाइट कितना होगा आपके लिए, ये एच, ये इंपॉर्टेंट होगा निकालना, क्योंकि अलग अलग लोड के हिसाब से अलग अलग हाइट होगा। आप छोटा सेक्शन साइज़ का भी आई सेक्शन देखेंगे, आप बहुत बड़े साइज़ का भी आई सेक्शन देखेंगे। कैसे डिसाइड हुआ, लोड के हिसाब से, आरसीसी वाला कॉन्सेप्ट, वहाँ भी आप लोड के हिसाब से ये सारी चीज़ें डिसाइड किए। फिर उसके बाद ये, अब जैसे आप मान लीजिए डिसाइड कर लिए कि आप ISMB 250 प्रोवाइड करेंगे, मतलब 250 mm ये हाइट हो जाएगा, और ये इंडियन स्टैंडर्ड माइल्ड आपका मीडियम वेट वाला बीम है। उसके अंदर फिर आपका ये फ्लेंज का कुछ थिकनेस होगा, ये वेब का कुछ थिकनेस होगा, ये भी वही फ्लेंज का थिकनेस होगा सेम। ये सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, ये सारी चीज़ें ही आपको निकालनी पड़ती है कि आपको एग्जैक्टली अगर लगाना है ISMB 250, तो पता कैसे चलेगा कि 250 लगाना है, लोड होगा, लोड के हिसाब से आपका कुछ कंडीशन होगा साइड का, वो कंडीशन और लोड के हिसाब से आप ग्रेड डिसाइड कर लिए हैं कि कौन सा ग्रेड का देना है, उसके हिसाब से आप डिसाइड करेंगे, सेम आरसीसी वाले कॉन्सेप्ट से कैलकुलेट करेंगे, कुछ फॉर्मूला होगा, उस फॉर्मूला में पुट करेंगे, और पुट करके आप निकालेंगे कि आपको थिकनेस रिक्वायर्ड या हाइट रिक्वायर्ड कितना आया। जैसे ही वो रिक्वायर्ड हाइट रिक्वायर्ड नहीं, उसमें आएगा आपका एरिया रिक्वायर्ड कितना आया। तो जैसे ही एरिया रिक्वायर्ड, जैसे AST आता था उधर, वैसे ही यहाँ पे आएगा फॉर एग्जांपल 482 mm²। अब आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन में आपके में गिवन रहेगा 482, तो आपको ऐसे दे देगा 450 mm² के लिए आपके क्वेश्चन में बता देगा कि एक ISMB 200 है, 490 के लिए बता देगा कि ISMB 300 है, 520 के लिए बता देगा कि आपका 320 है। मतलब अगर इतना रिक्वायर्ड हो रहा है तो ये प्रोवाइड करना चाहिए। अब आपका 490 से थोड़ा कम प्रोवाइड हो रहा है, इसका मतलब है कि आप ये 300 वाला प्रोवाइड कर देंगे। अगर ये आपके क्वेश्चन में नहीं देगा तो फिर उसको क्या करना होगा, आपको स्टील टेबल ले जाने के लिए देना पड़ेगा, क्योंकि आप स्टील टेबल एग्जाम के अंदर लेके अगर नहीं जाएंगे तो 482 mm² के लिए कौन सा वाला आई सेक्शन लगना है ये कभी भी याद नहीं किया जा सकता है स्टील स्ट्रक्चर में। तो या तो वो आपको एक चार्ट ला के देगा,
या तो आपके क्वेश्चन के पीछे में कोई चार्ट बना हुआ रहेगा, टेबल बना हुआ रहेगा, या तो आपके क्वेश्चन के जस्ट नीचे में आपको कोई टेबल देगा जिसमें आपको 2-3 ऑप्शन दे देगा कि इसमें से आप बेस्ट कौन सा चूज़ कर सकते हैं। तो कहने का मतलब मेरा यही है, अभी बहुत ज़्यादा अगर आगे नहीं जाते हैं तो आप ये सारा चीज़ कैलकुलेट करेंगे और निकालेंगे लास्ट में एरिया। बहुत बार हो सकता है जब बीम में जाएंगे तो आप वहाँ निकालेंगे सेक्शन मॉडुलस। इसको निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होगा, वो सारा फॉर्मूला लगाएंगे और आपको ये निकल करके आएगा। इसके हिसाब से आप डिसाइड करेंगे कि कौन सा वाला सेक्शन जो है वो आपके लिए सुटेबल रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को अगर हम ठीक से रख देते हैं तो मेरा ये 3 अवॉइड हो जाता है, ये 3 रह जाता है। यही 3 चीज़ यहाँ आपका लिखा हुआ है। शेयर फेलियर बोल्ट में होगा, बियरिंग बोल्ट में होगा, ये चेक करना है। टियरिंग प्लेट वाला चेक करना है। इसके अलावा जितना भी स्प्लिटिंग था, बियरिंग था प्लेट का, शेयरिंग था प्लेट का, वो सारा अवॉइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे गेज, पिच, एज डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस ये सब ठीक ढंग से दे रहे हैं। अब जैसे ही हम बोलते हैं ठीक ढंग से दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये कितना देना चाहिए, जिसको हम ठीक कहते हैं। तो यही आपको पिच, गेज, एज डिस्टेंस और एंड डिस्टेंस के लिए आपको क्राइटेरिया दिया हुआ है आईएएस कोड में। पिच को फिलहाल आप जब भी आगे न्यूमेरिकल बुक्स में भी देखेंगे या आप अपने एग्जाम में भी देखेंगे तो पिच को जनरली पी से ही बताया जाता है, गेज को एस से बताया जाता है, एज डिस्टेंस को ई बताया जाता है। एंड डिस्टेंस के लिए फिलहाल कोई सिंबल नहीं होता है, वहाँ पे ऐसे ही लिख दिया जाता है एंड डिस्टेंस। ठीक है, हो सकता है कई बार पिच के जगह पे एस यूज़ कर ले तो उससे कोई इश्यू नहीं है, पिच लिखा रहेगा। ठीक है, और पिच और गेज जो है वो दोनों सेम चीज़ होता है, सिर्फ फ़र्क होता है कि पिच लोड के पैरेलल होगा, अगर लोड ऐसा है तो पिच ये होगा और गेज ये होगा। ठीक है, अब आईएएस कोड कहता है पिच के बारे में, ये सब जो है आपको हम सिर्फ एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, अभी आपको इसको बिल्कुल रट नहीं लेना है, लेकिन जब न्यूमेरिकल में काम आएगा तो फिर उस समय जाकर के वापस रट लीजिएगा। अभी रट लिया, बहुत कुछ पता चला कि ये अभी इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, समझा ही रहे हैं आपको, एग्जाम में इससे आपको बहुत ज़्यादा डेटा ही नहीं आ रहा है, या क्वेश्चन में कहीं पता चला डेटा यूज़ नहीं हो रहा है। अभी एग्जैक्टली हम वैसा चीज़ तो आपको चुन चुन करके नहीं बता पाएंगे क्योंकि फिर आपको समझा ही नहीं पाएंगे हम, इसलिए हम आपको पूरा स्टोरी समझा दे रहे हैं 1 घंटे का। 1 घंटा बस इस लेक्चर को देखिए, अभी के लिए अवॉइड कर दीजिए, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर ये नहीं देना है कि आपको याद नहीं हुआ है, समझ में आना इंपॉर्टेंट है। फिर आगे हम बता देंगे इसमें से मार्क कर करके कि किस न्यूमेरिकल में क्या पूछा है और आपको कितना चीज़ याद होना चाहिए। समझ में आ जाए रटने का तो ठीक है, अदरवाइज उसको वैसे ही रट्टा मार लीजिए एज इट इज़ फॉर्मूला को। ठीक है, पिच के लिए आईएएस कोड कहता है कि मिनिमम जो डिस्टेंस देना है, पिच मतलब ये एक होल, ये दूसरा होल, इनके बीच में ये जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, ये मिनिमम अगर देना है तो 2.5 इंटू जो नॉमिनल डाया था। तो नॉमिनल डाया मतलब क्या, जो डायमीटर ऑफ बोल्ट था आपका, मान लीजिए आप 20 mm का ले रहे हैं तो 20 इंटू 2.5 मतलब 50 mm। फिर जो आपका ये मिनिमम जो आपको पिच देना होगा वो आपका 50 mm देना पड़ेगा मिनिमम, इन दो के बीच का डिस्टेंस। मैक्सिमम की बात करें तो वो मैक्सिमम डिपेंड करेगा, अगर आपका कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, कंप्रेशन मेंबर है अगर, तो 12T या 200 दोनों में से जो कम होगा। अब T क्या होगा, जैसे आप ये प्लेट है, इसी प्लेट को आप इस प्लेट से कनेक्ट कर रहे थे ऐसे करके, अब इसमें आप कवर प्लेट लगाए, यहाँ पे आप होल दिए, तो इस प्लेट का जो अपना थिकनेस है इसकी बात हो रही है, जिस प्लेट को आप कनेक्ट कर रहे हैं। मान लीजिए T है आपका 12 mm, तो 12 mm के हिसाब से यहाँ क्या हो जाएगा, 12 इंटू 12 मतलब 144। तो 144 और 200 दोनों में से कौन कम है, तो 144 कम है, तो 144 यहाँ पे लिख देना होगा लीस्ट। अभी हम नहीं लिखे हैं, जब हम नोट्स देंगे ना आपको पीडीएफ तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि दोनों में से जो मिनिमम होता है, ठीक है, सॉरी, इन दोनों में से जो मिनिमम होता है 12T या 200, जो भी मिनिमम है वो हम लोगों का मैक्सिमम स्पेसिंग रहेगा। अगर 12T को मान लेते हैं तो 12 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 144, और दूसरा क्या है क्राइटेरिया 200, तो मिनिमम कितना हो गया 144, दोनों में से। तो 50 से लेकर के 144 तक आप पिच का डिस्टेंस कुछ भी दे सकते हैं, जैसा दीजिएगा उसके हिसाब से रिजल्ट आएगा। आरसीसी वाला कॉन्सेप्ट है कि एएसटी आपको प्रोवाइड करना है, बस अब उस एएसटी में चाहे तो आप 316 दे दीजिए, चाहे तो आप 220 दे दीजिए, चाहे आप 125 दे दीजिए, वो अलग बात है, एएसटी सेटिस्फाई करना है। बस उसी तरह से आपको 50 से 144 के बीच देना है। अगर आप 100 देना चाहते हैं तो आगे का कैलकुलेशन 100 के हिसाब से होगा, 120 देना चाहते हैं तो 120 के हिसाब से होगा। ठीक है, अगर आप टेंशन मेंबर जैसे करें, जैसे टेंसाइल फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ, तो उस केस में स्पेसिंग जो होगा मैक्सिमम वो 16T या 200 होगा। मतलब आप अगर 12 mm को ले ले तो 16 इंटू 12 कितना हो जाएगा 192, मतलब 192 और 1200 में से कौन छोटा है, 192 छोटा है। तो अब आपको 50 से लेकर के 192 के बीच में ऐसे करके आपको देना है। अब एग्जैक्टली ये फिगर्स याद मत कर लीजिएगा, ये हम एग्जाम्पल दिए हैं, किसी को 20 के एग्जाम्पल से दिए, किसी को 12 के एग्जाम्पल से समझाएं। ठीक है, तो ये हो गया मेरा पिच के केस में। गेज के केस में सेम देखिए, सेम एज पिच, सेम एज पिच, क्योंकि दोनों सेम चीज़ ही है, दोनों तो डिस्टेंस ही है, बस एक को हॉरिजॉन्टल लेना है, एक को वर्टिकल लेना है। ठीक है,
अब ये स्टैगर्ड वाला केस को अभी छोड़ दीजिए अभी, क्योंकि इसको अब देखिएगा, अब एक काम करेंगे, हम इसको नोट से भी हटा देंगे, क्योंकि ये स्टैगर्ड वाला ये जो बना हुआ है ये एक्चुअली है एसएससी वालों के लिए, जो नोट्स प्रिपेयर कर रहे थे उसके लिए है। तो इसमें से हम आपका स्टैगर्ड वाला हटा देंगे, क्योंकि ये आपके काम आएगा नहीं, आप बहुत ज़्यादा इसमें कंफ्यूज हो जाइएगा, फिर आपका जो ब्रेन होगा वो दूसरे जोन में चला जाएगा। तो स्टैगर्ड को भी छोड़ दीजिए, जब एसएससी पढ़ने लगिएगा तो उस समय आपको इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, इसलिए आपको उस समय पता होना चाहिए। एज डिस्टेंस, अब आप जो प्लेट है, आपका प्लेट कई बार ऐसा होता है ना कि आपका साइड पे कुछ इतना बड़ा प्लेट है, अब आपको रिक्वायर्ड है, हो सकता है इसमें से सिर्फ इतना ही दूर का, अब ये वाला आपको रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप इस इतने दूर को साइड पे आप देखते हैं अक्सर प्लेट को कट किया जाता है। तो जब आप प्लेट को कट करेंगे तो दो तरीके से है, या तो अगर आप मैनुअली हाथों से प्लेट को कट कर रहे हैं वो कहलाएगा हैंड कट, अगर आप मशीन से कट कर रहे हैं, जो जनरली अब यूज़ होता है मशीन कट ही सारा यूज़ होता है, लेकिन अब आईएएस कोड तो दोनों चीज़ बता रहा है तो समझाना पड़ेगा। अगर आप मशीन से कट करते हैं तो फिर ये दो केस हुआ, हैंड कट या मशीन कट। इन दोनों के हिसाब से आपका ये एज डिस्टेंस और एंड डिस्टेंस वेरी करता है। तो एंड डिस्टेंस तो खैर एज डिस्टेंस के सेम ही होता है, सेम वही हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाला कॉन्सेप्ट है। तो याद रखना है आपको पिच, याद रखना है आपको एज डिस्टेंस। अब अगर आप मशीन हैंड कट कर रहे हैं तो जो होल का डायमीटर है उसका 1.5 1.7 ये आपको मिनिमम रखना पड़ेगा एज से आपके बोल्ट होल का डिस्टेंस। मतलब ये आपका एक प्लेट था, इसमें आप यहाँ पे लगा रहे थे, जो आप एज डिस्टेंस आप पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे आप इस तरह से होल बना रहे थे। तो इस एज से इस होल को कितना दूर रखना है, ये दूर जितना रहेगा, क्योंकि अब आप हैंड कट कर रहे हैं तो आप देखते होंगे प्लेट आपका कई बार ऐसे ऐसे कट होता है हैंड कट वाले केस में, मशीन कट करते हैं तो ऐसे स्मूथ कट होता है ऑलमोस्ट। तो इसके हिसाब से ये डिस्टेंस जो है ये वेरी करेगा। हैंड कट है तो 1.7 टाइम्स होल के डाया का उतना स्पेसिंग छोड़ करके प्रोवाइड करना है। मशीन कट है तो 1.5 टाइम्स भी रखेंगे तो चलेगा, क्योंकि ये एज स्मूथ होता है। तो यहाँ पे आप पहला होल देंगे, फिर बाकी होल आगे बढ़ना शुरू होगा। अब आप जब इन सारी चीज़ों को समझिएगा और तब इस डायग्राम को देखिएगा तो अब आपको समझ में आएगा कि कैसे डिसाइड हुआ कि इस प्लेट में 3 होल देना है। तो ये डिसाइड हुआ, पहले पिच डिस्टेंस निकाले, मान लीजिए निकल के आया 55 से 140 वाला कॉन्सेप्ट से आया, आप डिसाइड किए कि 100 mm देंगे, तो पिच 100 देंगे तो गेज भी 100 देंगे, ठीक है। तो अब ये 300 का प्लेट है, ये अगर आप 100 का गैप दे रहे हैं तो दूसरा भी कितना 100 के गैप में आएगा, तो 200 में आपका टोटल कितना हुआ, 3 होल लगा। अब कुछ आपको इधर भी छोड़ना पड़ेगा 50, कुछ इधर भी छोड़ना पड़ेगा 50, तभी तो टोटल 300 होगा ना। तो इस तरह से आपको समझ में आ जाता है कि 300 वाले प्लेट में अगर कोई 20 mm वाला होल ले रहे हैं तो हम लोगों का ये मैक्सिमम कितना जा सकता है, तो ये मैक्सिमम 3 आपका होल ही जा सकता है। मतलब है कि एक लाइन में 3 ही बोल्ट आप दे सकते हैं। अब ये चीज़ आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि 300 वाले प्लेट में यहाँ पे 6-7 क्यों नहीं दिखा दिए, इसी वजह से नहीं दिखाए कि अगर पिच 100 है तो ये 100, ये 100, 200, ये गेज भी 100 हो जाएगा, पिच 100 है तो 200, ये 50, 250, ये 50 बाहर वाला 300, तो टोटल 300 में 3 बोल्ट आया। अब इसका कोई थंब रूल नहीं है कि 300 में 3 ही आया, 12 mm की बात करेंगे तो हो सकता है 4 आ जाए, तो वो कैलकुलेट करना पड़ता है। अब न्यूमेरिकल में मान लीजिए आपके कैलकुलेट होकर के आया कि 6 बोल्ट चाहिए, आपको देना ही पड़ेगा, अदरवाइज कनेक्शन फेल होगा। अब 6 बोल्ट 300 के प्लेट में कैसे देंगे, ऑब्वियसली एक बार में 3 देंगे खत्म हो जाएगा। बीम वाला कॉन्सेप्ट, बीम में भी आप यहाँ क्या कर सकते थे, मैक्सिमम 3 दे सकते थे। अब मान लीजिए 6 निकल करके आया तो थोड़ा ऊपर में ऐसे और 3 प्रोवाइड कर देते थे, बस वही वाला चीज़ यहाँ भी है, 3 यहाँ प्रोवाइड किए, अब ये खत्म हो गया। अब नहीं दे पा रहे हैं, देना भी ज़रूरी है, तो दूसरा फिर देंगे, तो दूसरा कितने गैप पे देंगे, तो वो पिच का गैप होगा, तो फिर 100 mm के गैप पे फिर दूसरा चलाएंगे। इसको हम लोग कहते हैं एक रिवेट लाइन। अब इसका नाम रिवेट लाइन ही है, इसको बोल्ट से कंफ्यूज नहीं करना है। इसको कहते हैं एक रिवेट लाइन, इसको कहते हैं दूसरा रिवेट लाइन, या इसका एक वर्ड और है जो आपको देखने को मिलेगा, वो होगा चेन लाइन, लेकिन ये बहुत कम यूज़ किया जाता है कि आप इसको चेन लाइन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये चेन रिवेटिंग है, इसीलिए चेन पैटर्न में अरेंजमेंट है। अभी इस सब चीज़ों में नहीं जा रहे हैं, इसी वजह से बार बार बताते बताते रुकना पड़ रहा है। उसका रीज़न यही है कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे देंगे तो फिर ये बहुत लेंदी लगने लगेगा, डिफिकल्ट लगने लगेगा, ठीक है। मेन बातें जो हैं वो यही सारी हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक लाइन। तो अब आपको अगर कहा जाएगा कि एग्ज़ाम में अगर आपके क्वेश्चन आए कि आपका डबल रिवेटेड है, या एग्ज़ाम में इस तरह से लिखा हुआ है कि ट्रिपल रिवेटेड है, तो आपको एक चीज़ अब क्लियर हो जाना चाहिए कि जब भी डबल रिवेटेड लिखा हुआ आया, इसका मतलब है कि ये 1 और ये 2,
इस तरह से आपका रिवेट लगाया गया है। कितना लगाया है ये नहीं पता, लिख दिया डबल रिवेटेड है, हो सकता है यहाँ पे 6 6 12 हो सकता है 4 4 8 हो। एग्जाम में कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि उसको नंबर ऑफ होल से मतलब नहीं होता है, वो बस चाहता है कि जब एंड में आप डायग्राम बना के दिखाएंगे तो आप डायग्राम सही से बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। अगर ट्रिपल रिवेटेड लिखा हुआ है तो फिर एक तीसरा लाइन में भी आपका इस तरह से होगा। ये चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए अभी के बाद से कि ये सिंगल रिवेटेड, डबल रिवेटेड और ट्रिपल रिवेटेड क्या होता है। ये डायग्राम देख के अब समझ में आ रहा होगा कि ये डबल रिवेटेड है। और हमेशा जब बात होती है तो एक साइड की बात होती है, ये मेरा सेंटर है, ये एक प्लेट की बात होती है, क्योंकि दूसरा वाला तो सेम रिपीट है। लोड जो है वो इधर 500 है तो लोड इधर भी 500 है। ये अगर आपका 200 mm है तो ये भी 200 mm है। यहाँ 6 रिवेट है, बोल्ट है, तो यहाँ भी 6 बोल्ट रहेगा। इसीलिए कभी इसको 2 2 4 नहीं जोड़ना है, या टोटल अगर कोई बोल्ट पूछेगा तो 6 6 12 नहीं बोलना है, ये 6 ही बोला जाता है इसको। ठीक है, तो ये मेरा हो गया सिंगल। अगर एक सिंगल वाला में बनाए रहते इस तरह से, जैसे यहाँ आपको दिखाए थे, यहाँ पे जो हम बनाए थे इस तरह से, ये सिंगल था, ऐसे करके बना, जो ये टीयर हो गया तो ये सिंगल लाइन हो गया। ये 3 बना हुआ है तो ट्रिपल हो गया, 2 रहता तो डबल हो जाता। ठीक है, मेरे हिसाब से अभी आपका यही सारा इन्फॉर्मेशन है। बाकी अभी इसके ऊपर अभी नहीं जाते हैं, क्योंकि अब ये जब हम न्यूमेरिकल कराएंगे ना, तब आपको ये पार्शियल सेफ्टी फैक्टर और ये फॉर्मूला जो है ये कैसे आया, ये सारी चीज़ें जब न्यूमेरिकल बताने लगेंगे तब बताएंगे। अभी क्योंकि हम फॉर्मूला बता दें और फॉर्मूला का न्यूमेरिकल तो आपको आना नहीं है बोल्टेड कनेक्शन का, तो अननेसेसरी का जो चीज़ें हैं वो थोड़ी ज़्यादा हो जाएंगी। ये आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से अभी आपको जितना नॉलेज होना चाहिए, मेरे हिसाब से अभी बोल्टेड कनेक्शन में आपको सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए। अगर इतना समझ में आ गया तो ये कोई सा भी जो प्लेट है ये किस तरह से कनेक्ट हो रहा है, कनेक्शन कैसे बन रहा है, डबल कवर बनाए तो इधर भी बोल्ट दिए तो इधर भी बोल्ट दिए, अब ये कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि ये 2 बोल्ट मिला करके एक कनेक्शन है, नहीं, ये एक सेंटर है, सेंटर से इधर एक प्लेट है, इधर एक प्लेट है, किसी भी एक तरफ का बात कर लीजिए तो एक तरफ में जो निकल के आ रहा है वो आपका आंसर है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर हम इसको समराइज़ करें तो आपका कनेक्शन में, आप बोल्टेड कनेक्शन पढ़ रहे थे आज, बोल्टेड कनेक्शन में एरिया ऑफ शैंक क्या होता है बता दिए, एरिया ऑफ नेट एरिया ऑफ बोल्ट जो आपका होता है वो क्या होता है, वो 0.78 होता है। सॉरी, जब थ्रेडिंग वाले एरिया का जब एरिया बात किया जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे नेट एरिया ऑफ बोल्ट, तो वो कितना हो जाएगा 0.78 टाइम 78% होता है। नेट डाया की अगर बात किया जाएगा कि कितना होता है, तो वो हम लोग डायमीटर ऑफ बोल्ट को ही लेते हैं, नेट डाया। अब डायमीटर ऑफ बोल्ट किसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है। ठीक है, ग्रॉस डाया किसको लेते हैं, जो हम होल करते हैं उसको हम लेते हैं, तो डाया ऑफ बोल्ट होल को ग्रॉस बोलते हैं। अब जब कितना एक्स्ट्रा लेते हैं अलाउंस, तो इसको अलाउंस बोलते हैं। कितना लेते हैं, तो ये वाला वैल्यूज लेते हैं। जनरली 1 2 3 होता है, ये याद रखना है, और ये फिगर्स याद रखना है कि कहाँ से 1 2 में बदल जाता है। तो 16 से 24 जो है वो 2 है, और उसके पहले वाला 1 है, उसके बाद वाला 3 है। ठीक है, इसके बाद आप देख लिए कि ये किस तरह से रिवेट और बोल्ट होता है। कितने तरह के जॉइंट्स हो सकते हैं, लैप जॉइंट हो सकता है, बट जॉइंट हो सकता है। फिर बट जॉइंट के अंदर भी 2 टाइप का जॉइंट हो सकता है, सिंगल कवर, डबल कवर। कौन सा बेस्ट है, डबल कवर बेस्ट है। फेलियर टाइप्स आपको कितने तरीके से फेल हो सकते हैं, तो टोटल 6 हो सकते हैं, आपको ध्यान नहीं देना है, वो 3 आपको इग्नोर करवा दिए, आपको यहाँ पे लिख दिए हैं, आपके नोट्स में छोड़ देंगे, मगर आपको ये थ्योरी में पूछेगा नहीं, इसलिए इसके ऊपर आपको भी जाना नहीं है, क्योंकि ये अगले सेमेस्टर का पार्ट है। ये 3 जो है ये आपके फाइनल रह जाएंगे। अब क्यों हम ये 3 बताए हैं, क्योंकि इसी तरह से आपको टेंशन मेंबर में भी 3 आएगा। अब वहाँ के लिए हम आपको यहाँ पे ये फेलियर टाइप जो है ये बताए हैं कि ये शेयरिंग में फेल हो सकता है, बियरिंग में फेल हो सकता है, या फिर टीयरिंग प्लेट वाला फेल हो सकता है। ठीक है, अब वो फेल होगा तो वो पिच डिस्टेंस और एज डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस और गेज अगर रख देंगे सही से तो ठीक हो जाएगा। फिर उसका क्राइटेरिया हम आपको बता दिए कि आपको ये क्राइटेरिया क्या होता है, IS कोड हम लोगों को क्या क्या बोलता है। यही हम लोगों का आज का, यहाँ पे हम लोग इसको स्टॉप करेंगे। बोल्टेड कनेक्शन में आपको हम दे देंगे ये वाला भी आपके नोट्स में, PDF जब हम आपको देंगे, मगर आपको फिलहाल जो है वो यहाँ तक फॉर SBT आपको यहाँ तक जो है वो ज़रूर आपको एक बार रीडिंग दे देना है, आपको आइडिया होना चाहिए। पूरे 1 घंटे का लेक्चर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये 2-3 लेक्चर जो है ये आपके लिए ज़रूरी है। फिर जब टेंशन मेंबर में आ जाएंगे तो फिर वहाँ से समझना आ जाएगा, समझ में आ जाएगा सारी लेक्चर्स, तो फिर आपका काम वहीं पे बन जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला जो लेक्चर कल आएगा उसमें हम लोग वेल्डेड कनेक्शन को, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, छोटा सा चीज़ है, वो भी लगभग आधा घंटा 35-40 मिनट का होगा कुछ एक्सप्लेनेशन, वो एक्सप्लेन करके एक वीडियो उसको अलग से ही रहने देंगे, क्योंकि वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं रहेगा, तो उसी में हम लोग सिलेबस स्टार्ट नहीं करेंगे। हम लोग कल वाले लेक्चर में सिर्फ वेल्डेड कनेक्शन आपको समझा करके फिर वहाँ पे उसको भी स्टॉप करेंगे, और फिर परसों जो हम आपका स्टार्ट करेंगे उसमें आपका फिर टेंशन मेंबर आपके यूनिट के हिसाब से स्टार्ट हो जाएगा।
फिर वहाँ से सारी चीज़ें थ्योरी वगैरह जो होंगी वो आपको एग्जाम में लिखना होगा। थ्योरी कैसे पूछेगा, न्यूमेरिकल का फॉर्मूला क्या रहेगा, कैसे फॉर्मूला बना, याद कैसे रखेंगे, वो सारी चीज़ें वहाँ एक्सप्लेन करेंगे। फिर उसके बाद उसका न्यूमेरिकल देखेंगे, फिर कॉम्प्रेशन मेंबर में जाएंगे, फिर उसका न्यूमेरिकल देखेंगे। तो आई होप कि आज जो हम आपको ये सारी चीज़ें बोल्टेड कनेक्शन के बारे में समझाए हैं, आपको ये समझ में आ रहा होगा। थैंक यू।